हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राह्मी एकेडमी। मेरा नाम है मधु और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 का पेपर 4 पार्ट बी, जो आपका एंटरप्रेन्योरशिप, मैनेजमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड केस स्टडी का सॉल्यूशन। आपको भी पता है कि सॉल्यूशन बहुत कम मिलता है मार्केट में, और जो मिलता भी है वो इतना इफेक्टिव नहीं रहता कि आप सीधे सीधे उसे अपने कॉपी में लिख पाएं, अपने आंसर्स में लिख पाएं। तो आज हम जितनी चीजें डिस्कस करेंगे, पूरा का पूरा जो पेपर डिस्कस करेंगे, वो इतना अच्छा होगा कि आप सीधे उसे अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे ध्यान रखा है वर्ड लिमिट का भी, जितनी वर्ड लिमिट है, साथ ही साथ में जो आपके फ्लो चार्ट वगैरह हैं, तो मैं आपको बताऊंगी कहाँ पे आप फ्लो चार्ट ऐड कर सकते थे। उसके अलावा एग्जाम्पल भी मैंने ऐड किए हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये पूरा लेक्चर होने वाला है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो आपको पोर्शन मिलता है वो किसका मिलता है? दिस क्वेश्चन कंटेन्स, यहाँ पे 16 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। आपको भी पता है पहले आपको 16 जो है बहुत शॉर्ट क्वेश्चंस मिलते हैं, उसमें आपको किसमें लिखना होता है? ईच आंसर ईच क्वेश्चन आइडियली इन 20 वर्ड्स। तो आपको 20 वर्ड्स में यहाँ पे लिखना है, और ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी, मतलब आपको सारे के सारे अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क्स, तो ये सारे के सारे 2 नंबर के हैं। ठीक है, ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। पहला जो आपका क्वेश्चन आया था 2024 में, सिंपल सा, सबसे पहले तो यही पूछ लिया कि डिफाइन एंटरप्रेन्योरशिप। आपको क्या करना है, जितने सिलेबस में आपके टर्म्स लिखे हुए हैं उसको 20 वर्ड्स में जरूर आपको क्या करना है, लिख लेना है अपनी कॉपी में। क्यों? क्योंकि सीधे सीधे वहां से क्वेश्चन आते हैं। एंटरप्रेन्योरशिप पहला टॉपिक आपको वहीं से पूछ लिया कि पहले बताओ एंटरप्रेन्योरशिप है क्या, डिफाइन करो। ऐसे ही आपको अभी बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी टॉपिक आपके दिए हुए हैं उनमें 20 वर्ड्स आप जरूर तैयार करके रखें। डिफाइन जब आता है तो सीधी बात है, सोशियोलॉजी वगैरह में आप किसी न किसी ऑथर का, राइटर का नाम लिखेंगे, दुर्खीम के अनुसार ये क्या है, आपकी डेफिनेशन है। एंटरप्रेन्योरशिप में आप सीधे बता सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटीज, टेकिंग रिस्क एंड इनोवेटिंग टू क्रिएट एंड मैनेज अ बिजनेस फॉर प्रॉफिट और इम्पैक्ट। तो यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप आपका प्रॉफिट के लिए भी हो सकता है, इम्पैक्ट के लिए भी हो सकता है सोसाइटी में, है ना। तो आप डेफिनेशन ऐसी लिखेंगे जो संपूर्ण लगे, है ना, बिल्कुल पूरी लगे कि हाँ ठीक है, सारी चीजें हमने एंटरप्रेन्योरशिप की यहाँ पे इंक्लूड कर ली। आइडेंटिफाई करना है अपॉर्चुनिटी, यहाँ पे आपको रिस्क भी लेना पड़ेगा और इनोवेट भी करना पड़ेगा टू क्रिएट एंड मैनेज अ बिजनेस। ठीक है, और क्यों कर रहे हैं बिजनेस? ऑब्वियसली प्रॉफिट के लिए या सोसाइटी में इम्पैक्ट के लिए। दूसरा जो क्वेश्चन है, डिफाइन क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप। आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। अच्छा, यूनिट जो है आपकी, आपको भी पता है कि आपको 4 यूनिट है शुरू में, उसके पास बाद जो आपकी लास्ट में 5वीं यूनिट है वो है केस स्टडी। तो यहाँ पे जो 16 क्वेश्चन दिए हुए हैं, 16 क्वेश्चन स्टार्टिंग में, हर एक यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे। 4 क्वेश्चन हर एक यूनिट के मिलेंगे, है ना, पर यूनिट है। और आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे आपको क्वेश्चन मिलेंगे जो सिलेबस के टॉपिक के होंगे, सीधे सीधे क्रिएटिविटी बताओ। तो ऐसे ही आगे आपको मिलेगा बिजनेस प्लान क्या होता है, आइडिया एनालिसिस क्या है। तो आप उसके लिए 20 वर्ड्स जरूर तैयार रखिएगा। अब क्रिएटिविटी क्या है? तो क्रिएटिविटी इन एंटरप्रेन्योरशिप इज एबिलिटी टू जनरेट इनोवेटिव आइडियाज, सॉल्व प्रॉब्लम्स एंड डेवलप यूनिक प्रोडक्ट्स और स्ट्रेटजीज फॉर बिजनेस सक्सेस। हमें क्या करना है यहाँ पे? जनरेट करना, इनोवेटिव आइडिया, प्लान बनाना है, डेवलप करना है यूनिक प्रोडक्ट, और उसके बाद क्या करना है? बिजनेस को सक्सेस बनाने के लिए स्ट्रेटजीज बनानी है। ठीक है, सीधी बात है। यहाँ पे क्रिएटिविटी पूछा हुआ है एंटरप्रेन्योरशिप में, तो आप उसी से रिलेट करके बताएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछा हुआ है। याद रखिएगा, पहले आप जो बेसिक है, क्योंकि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं, तो आप काफी डिटेल में पढ़ते हैं उस पूरे पेपर को सॉल्व करने के लिए। सेम ऐसा ही आपका एंटरप्रेन्योरशिप वाला, उद्यमिता वाला पोर्शन है ना। तो यहाँ पे जब आप क्या करेंगे, पूरा का पूरा पहले आप बेसिक कंप्लीट करेंगे। बेसिक्स में क्या कंप्लीट करेंगे? जो आपके टॉपिक ऊपर दिए हुए हैं, है ना, चाहे हम वो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, जो सीधे सीधे टॉपिक आपको सिलेबस में मिल रहे हैं, पहले आप वो कवर करेंगे। उसके बाद फिर आप डिटेल में जाएंगे, है ना, क्योंकि आप
आपकी तरह सभी जो बच्चे पेपर दे रहे हैं उनके लिए भी नया सब्जेक्ट है, तो इसलिए बेसिक अपना पहले कंप्लीट करिए। फैक्टर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और कैसे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं हर एक टॉपिक के, ये पहले आप कवर करिए, उसके बाद थोड़ा डिटेल में जाइए। यहाँ पे इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल, ये क्या होता है? इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल इज द एबिलिटी टू कम्युनिकेट, मोटिवेट एंड बिल्ड रिलेशनशिप्स विद एम्प्लॉइज, क्लाइंट्स एंड स्टेक होल्डर्स फॉर इफेक्टिव लीडरशिप। अब यहाँ पे आपको याद रखना है, एक बढ़िया अच्छी सी डेफिनेशन होनी चाहिए जब हम इंटरपर्सनल मैनेजरियल स्किल की बात करेंगे, कि यहाँ पे आपको कम्युनिकेशन की एबिलिटी भी होनी चाहिए, मोटिवेट भी करे, रिलेशनशिप भी बिल्ड करे, किसके किसके बीच, स्टेक होल्डर, क्लाइंट्स, एम्प्लॉइज, और एक इफेक्टिव लीडरशिप आप वहां पे दिखाएं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, व्हाई वाज मेक इन इंडिया प्रोग्राम इनिशिएटेड। आप देखेंगे मेक इन इंडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपके इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी सीधे सीधे मेक इन इंडिया पूछा हुआ है। मतलब दो पेपर में, पेपर आपका जो इकोनॉमी वाला है थर्ड पेपर, वहां पे भी आएगा पेपर, और यहाँ पे पेपर जो थर्ड है उसमें भी आएगा, पेपर 4 में भी सीधे सीधे आपको मिल रहा है। एंटरप्रेन्योरशिप में मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, ये सीधे सीधे आएंगे। योजना के बारे में जो इकोनॉमी में 2024 में मेक इन इंडिया के बारे में क्या पूछा था कि आपको पिलर्स बताने हैं, पिलर्स मेक इन इंडिया के, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेक इन इंडिया। दो जगह अलग अलग जगह पे दिया हुआ है और उस दो जगह पे पूछा भी हुआ है, तो आपको बहुत डिटेल में ये पढ़ना है मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और यहाँ पे पूछा हुआ है कि हमने इनिशिएट क्यों किया था, तो मेक इन इंडिया वाज इनिशिएटेड टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग, अट्रैक्ट इन्वेस्टमेंट, क्रिएट जॉब, इनहैंस इनोवेशन एंड मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। याद रखिएगा, जब हम किसी योजना की बात करेंगे तो योजना में जो गवर्नमेंट की यहाँ पे क्या रहती है, लाइंस रहती हैं, वो आपको जरूर यूज करनी है। आपको भी पता है कि मेक इन इंडिया हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, उससे बहुत सारी जॉब क्रिएट होंगी, इनोवेशन होगा, बहुत सारी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन जो मेन आपकी लाइन है जो गवर्नमेंट यूज करती है कि इंडिया को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, वो जरूर आप यूज करिएगा, मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। ठीक है, ये आपकी लाइन जरूरी हो जाती है जो कि सीधे हमारी गवर्नमेंट यूज कर रही है। ठीक है, मेक इंडिया अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। फिर नेक्स्ट आपका आता है राइट द मीनिंग ऑफ बिन कार्ड। ये भी आपका थोड़ा डिटेल वाला क्वेश्चन है इन्वेंटरी मैनेजमेंट से, और हम अब यूनिट 2 में जा चुके हैं, आप देख ही रहे हैं। यहाँ पे सीधे सीधे आपको बताना है बिन कार्ड क्या है। तो बिन कार्ड रिकॉर्ड करता है स्टॉक मूवमेंट इन अ स्टोर। ठीक है, जितना भी आपका स्टॉक आता है उसको रिकॉर्ड करता है। यहाँ पे शो करता है क्वांटिटीज रिसीव्ड, इशू एंड बैलेंस, हेल्पिंग इन इन्वेंटरी कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो आपका इन्वेंटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था, थोड़ा डिटेल क्वेश्चन था बिन कार्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया व्हाट इज मीन बाय फंक्शनल प्लानिंग। प्लानिंग में भी अलग अलग वैरायटी होती है, फंक्शनल प्लानिंग यहाँ पे पूछी गई है। फंक्शनल प्लानिंग फोकसेस ऑन स्पेसिफिक बिजनेसेस एरिया लाइक मार्केटिंग, फाइनेंस और प्रोडक्शन, इंश्योरिंग इफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन एंड ग्लोबल अचीवमेंट। ठीक है, गोल अचीवमेंट। याद रखिएगा, यहाँ पे हम फंक्शनल प्लानिंग की बात कर रहे हैं। हर एक ऑर्गेनाइजेशन में डिपार्टमेंट हम फिक्स कर देते हैं, मार्केटिंग के लिए अलग, फाइनेंस के लिए अलग, प्रोडक्शन के लिए अलग। क्यों करते हैं? जिससे इफिशिएंट रिसोर्स का यूज हो सके, उसके अलावा हमारा गोल अचीव हो सके। ठीक है, तो यही है हमारी क्या, फंक्शनल प्लानिंग। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट में भी यहाँ थोड़ा डिटेल पूछा गया है। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट आपको बताना है। वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट किसके किसके बीच होगा? ये होगा बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ सप्लाई चेन। सप्लाई चेन में जैसे मैन्युफैक्चरर हो गया, रिटेलर हो गया, तो डिफरेंट लेवल्स जो सप्लाई चेन में लोग होते हैं उनके बीच होगा आपका वर्टिकल कॉन्फ्लिक्ट। ड्यू टू किसके कारण होगा? प्राइसिंग के कारण, डिस्ट्रीब्यूशन और कंट्रोल डिसएग्रीमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप जितनी चीजें पढ़ रहे हैं आप सीधे सीधे अपनी कॉपी में यूज कर सकते हैं। बहुत ही लिमिटेड वर्ड में, 20 वर्ड्स में आपका आ जाएगा ये सारा का सारा। और मैंने ये नहीं देखा कि 4 लाइनें ही आपको भरनी है ना, वैसे भी 3 लाइनों तक पहुंच जाएगा ये। आपको मेन ये है कि 20 वर्ड्स में ही कंप्लीट करना है, नहीं तो आपके जो बाद के क्वेश्चन है वो छूट सकते हैं, इसलिए ज्यादा बड़ा नहीं खींचना है। फिर यहाँ पे क्वेश्चन है व्हाट इज मीन बाय
ब्रांड, ब्रांड जो है केस स्टडी भी आई है ब्रांड से रिलेटेड, तो ब्रांड हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, ये सारी चीजें आपको सीधे सीधे सिलेबस में मिल जाएंगी। ब्रांड यहाँ पे क्या है, अ ब्रांड इज अ यूनिक आइडेंटिटी, यूनिक आइडेंटिटी होती है जो इंक्लूड करती है नेम, लोगो एंड रेपुटेशन दैट डिफरेंशिएट्स अ प्रोडक्ट और कंपनी इन द मार्केट। अब हम लास्ट में यहाँ पे एग्जांपल दे देंगे लाइक एप्पल, तो यहाँ पे क्या है, एप्पल हमारा ब्रांड नेम है, ठीक है, नाइकी हो गया, एप्पल हो गया, ऐसे हम ब्रांड नेम एग्जांपल लास्ट में यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, राइट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखिए ये टॉपिक आपका दिया हुआ है सिलेबस में सीधे, और वही आपको 20 वर्ड्स में पूछ लिया गया कि आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का मतलब क्या है। व्हाट राइट द मीनिंग ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। Human resource management involves recruiting, training, developing and managing employees to enhance productivity, satisfaction and organizational success। ठीक है, हम ट्रेनिंग क्यों दे रहे हैं यहाँ पे, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में क्या है, ट्रेनिंग है, रिक्रूटिंग है, उनका डेवलपमेंट है, मैनेजिंग एम्प्लॉयज क्यों कर रहे हैं ये सब, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सके, उनका सेटिस्फैक्शन बढ़ाया जा सके और ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस अचीव की जा सके, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय स्ट्रेस। अभी ये अच्छा क्वेश्चन है, स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक पूछा गया था, तो आप देखेंगे कि बेसिक से स्टार्ट किया कि पहले यही बताओ स्ट्रेस क्या है। इसीलिए जो आपके टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में, जैसे मान लीजिए यहाँ पे स्ट्रेस पूछा गया, या यहाँ पे आपका आ जाएगा डिजास्टर मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट यहाँ पे टेक्निक, ठीक है। ऐसे अगर आपका दिया हुआ है सिलेबस में, तो उसका ये मतलब नहीं है कि डिजास्टर मैनेजमेंट नहीं पूछ सकता, आपका 20 वर्ड्स में यही पूछ सकता है कि बताओ पहले डिजास्टर मैनेजमेंट क्या है। सेम ऐसे ही सिलेबस में है स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक, तो यहाँ पे स्ट्रेस ही पूछ लिया कि पहले आप स्ट्रेस समझाओ क्या है। तो स्ट्रेस है क्या, स्ट्रेस इज द बॉडीज रिस्पॉन्स टू चैलेंजेस और डिमांड्स कॉजिंग फिजिकल, इमोशनल और मेंटल स्ट्रेन अफेक्टिंग हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। आप देख रहे हैं इसमें हर एक चीज है, वो ये बॉडी का रिस्पॉन्स है, पहली बात तो ये, उसके कारण होता क्या है, कॉजिंग आपका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल स्ट्रेन, उसके कारण क्या होगा, अफेक्टिंग हेल्थ एंड प्रोडक्टिविटी। तो सारी की सारी चीजें आपके एक पूरे आंसर में आ गई हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है व्हाट डू यू मीन बाय नेगोशिएशंस। सीधे सीधे ये टॉपिक नहीं दिया हुआ है नेगोशिएशन का, लेकिन आपका पूछा गया है क्योंकि आप यहाँ पे मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नेगोशिएशन का क्या मतलब है, नेगोशिएशन इज अ डिस्कशन बिटवीन पार्टीज टू रिजॉल्व डिफरेंसेस, रीच एग्रीमेंट और अचीव म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम्स इन बिजनेसेस और पर्सनल मैटर्स। तो नेगोशिएशन आपके बिजनेस में भी हो सकता है, पर्सनल मैटर में भी हो सकता है। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक अचीव करते हैं म्यूचुअली बेनिफिशियल आउटकम, ठीक है। ये हो गया आपका नेगोशिएशन, अच्छी एक डेफिनेशन है, ये आप यूज कर सकते हैं आप सीधे सीधे। फिर राइट द प्राइमरी कॉज ऑफ द ड्रॉट्स। यहां पे आपको याद रखना है, एक तो हमें 20 वर्ड्स में लिखना है ना, और पूछा हुआ है प्राइमरी कॉज बताना है आपको, सबसे प्राइमरी कॉज क्या है ड्रॉट का, ये नहीं आप बहुत ज्यादा डिटेलिंग में चले जाएं। तो यहाँ पे ड्रॉट का प्राइमरी सबसे ज्यादा कॉज है ड्रॉट का प्रोलॉन्ग लो रेनफॉल, बहुत लंबे टाइम तक प्रोलॉन्ग लो रेनफॉल होगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, लीडिंग टू वाटर शॉर्टेज, उसकी वजह से क्या होगा, रिड्यूस सॉइल मॉइस्चर कम होगा तो क्या होगा, डिक्लाइन ग्राउंड वाटर लेवल, ठीक है। आपको भी पता है इंडिया की जो एग्रीकल्चर है वो ग्राउंड वाटर पे ही डिपेंड करती है मैक्सिमम, और किस पे करती है, आपके रेनफॉल पे। रेनफॉल कम होगा, धीरे धीरे आपका मॉइस्चर कम होगा सॉइल में, और फिर ग्राउंड वाटर भी कम हो जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा, ड्रॉट, ठीक है। तो ये प्राइमरी कॉज आपको लिखना था, इसलिए ज्यादा हम फिर डिटेलिंग में नहीं जाएंगे कि और क्या क्या हो सकता है। बेसिक चीज आप बताएंगे कि ये प्रोलॉन्ग लो रेनफॉल अगर रहती है तो आपका ड्रॉट हो सकता है, ठीक है। फिर आता है डिफाइन पर्सनालिटी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट आपका टॉपिक है, तो सबसे पहले यही पूछ लिया गया कि पर्सनालिटी आप डिफाइन करिए क्या है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं वो आपको ये बताते हैं कि जितने भी टॉपिक दिए गए हैं वो हर एक शब्द को आप कम से कम 20 वर्ड्स में जरूर प्रिपेयर रखिएगा, है ना। Personality is a combination of thoughts, behavior, emotions and traits that define an individual's unique character। आपका जो पर्सनालिटी है, आपका यूनिक कैरेक्टर डिफाइन करता है कॉम्बिनेशन ऑफ थॉट्स, बिहेवियर, इमोशंस एंड ट्रेट्स, ठीक है। सिंपल सी आप लैंग्वेज यूज करके क्या बता सकते हैं पर्सनालिटी क्या होती है, ठीक है।
और ये जो है मैंने यहाँ पे ज्यादा डायग्राम वगैरह नहीं यूज किए हैं, आप चाहें तो डायग्राम वगैरह भी यूज कर सकते हैं पर्सनालिटी में, वैसे इतना जरूरी है नहीं। राइट द मीनिंग ऑफ सक्सेस, यहाँ पे सक्सेस और फेलियर आपके टॉपिक दिए हुए हैं, है ना, तो सबसे पहले तो यही बताना है मतलब क्या है, राइट द मीनिंग ऑफ सक्सेस। तो सबसे पहले आप बताएंगे सक्सेस इज अचीविंग गोल्स, ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अटेन पर्सनल और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट। यहाँ पे ये नहीं बताएंगे कि हम मतलब बड़ी जॉब मिल जाएगी या हमें बहुत सारा फाइनेंशियली फ्रीडम हो जाएगा तो हमारा सक्सेस अचीव हम कर लेंगे, है ना। एक बेसिक डेफिनेशन, बहुत सारे लोगों के हिसाब से सक्सेस की डेफिनेशन अलग हो सकती है, तो आप उस चीज को भी करेंगे कि अचीव करना गोल, वॉट एवर द गोल्स आर, उसके अलावा ओवरकमिंग चैलेंजेस एंड अटेन पर्सनल एंड और प्रोफेशनल फुलफिलमेंट, आपका फुलफिल होना चाहिए जो भी आप सोचते हैं, जो भी आप गोल अचीव करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट ह्यूमन वैल्यू एंड इट्स इंपॉर्टेंस। अब 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं 20 वर्ड्स में, सीधी बात है 10 शब्द में आप बताएंगे ह्यूमन वैल्यूज क्या है, उसके बाद आप 10 वर्ड्स में बताएंगे उसका इंपॉर्टेंस क्या है। और या फिर एक तो आप इसको अलग अलग भी कर सकते हैं कि यहाँ एक लाइन इसके लिए बताएं, या 1-2 लाइन इसके लिए बताएं, 1-2 लाइन इसके लिए बताएं, या ऐसी कोई आप लैंग्वेज यूज करें कि दोनों चीजें एक ही लाइन में आ जाए, जैसे मैंने यूज की है। ह्यूमन वैल्यूज हैं लाइक ऑनेस्टी, रिस्पेक्ट एंड कंपैशन। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंस में आ गया, गाइड करता है बिहेवियर, फोस्टरिंग हार्मनी, एथिकल लिविंग एंड पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ, ठीक है। तो यहाँ पे फिर आपने कंटिन्यू करते ही उसका क्या बता दिया, इंपॉर्टेंस बता दिया। आप चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं कि ह्यूमन वैल्यूज क्या हो गई, ऑनेस्टी हो गया, कंपैशन हो गया, रिस्पेक्ट हो गया, लव हो गया, जितनी चीजें आप बताना चाहें। उसके बाद आप इंपॉर्टेंस बता दें कि क्या करता है, ये गाइड करता है बिहेवियर को, फोस्टर करता है हार्मनी, एथिकल लिविंग और उसके अलावा पर्सनल एंड सोसाइटल ग्रोथ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक लाइन में इसलिए भी बताया है क्योंकि ये करते करते आपकी 3-4 लाइन भर जाएंगी आपके पास, क्योंकि लाइंस की भी कमी है, तो आप अलग अलग जाना नहीं चाहेंगे, है ना। कम शब्दों में अपनी बातों को रखना आपको सीखना पड़ेगा जब आप मेंस की प्रैक्टिस करते हैं, ठीक है। फिर क्वेश्चन आया आपका व्हाट इज फूड अडल्ट्रेशन। फूड अडल्ट्रेशन क्या है, फूड अडल्ट्रेशन आपको भी पता है, बहुत सारे वहां पर टॉपिक लिखे हुए हैं एक साथ। फूड अडल्ट्रेशन हो गया, ड्रग अब्यूज हो गया, नाइट कल्चर हो गया। बेसिक आप पहले उसकी तो डेफिनेशन 20 वर्ड्स में जरूर याद रखिएगा। नाइट कल्चर क्या है, ड्रग अब्यूज क्या है, ठीक है, लॉयल्टी इन द ऑर्गेनाइजेशन ये है क्या, तो आप 20 वर्ड्स में जरूर इन सारी चीजों को मतलब अपने कॉपी में आंसर्स में लिख कर रखिएगा। फूड अडल्ट्रेशन क्या है, इज द एडिशन ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस और रिमूवल ऑफ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फूड। या तो हम ऐड कर दें कोई हार्मफुल सब्सटेंसेस, या तो हम रिमूव कर लें न्यूट्रिशंस फ्रॉम फूड, रिड्यूसिंग, इससे होता क्या है, रिड्यूसिंग क्वालिटी एंड पोजिंग हेल्थ रिस्क। इससे क्या होगा, आपकी क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी और हेल्थ रिस्क के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। ये हो गया आपका फूड अडल्ट्रेशन का आंसर, ठीक है। 16 क्वेश्चन है जो हमारे पहले 4 यूनिट के कंप्लीट हो गए, केस स्टडी आपको लास्ट में मिलेगी, ठीक है। अब स्टार्ट होता है यहाँ पे जो आपके 7 मार्कर वाले क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पे 7 मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन कैरीज 7 मार्क्स। दिस क्वेश्चन कंटेन्स 8 शॉर्ट आंसर टाइप सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे आपको 8 ऐसे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिन्हें क्या करना है, आंसर इस क्वेश्चन आइडियली इन 60 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 60 वर्ड्स में लिखना है, लगभग आपको 13 लाइंस दी होती हैं, ठीक है, लगभग आपको यहाँ पे 13 लाइंस दी होती हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सारे के सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 7 मार्क्स, तो ये आपके 7 नंबर का है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया वो काफी डिटेल क्वेश्चन था, एक्सप्लेन द गॉर्डन मेथड अंडर प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस टेक्निक ऑफ आइडिया जनरेशन। आइडिया जनरेशन में आपका एक टेक्निक होगा इन्वेंटरी एनालिसिस टेक्निक, उसमें आपको गॉर्डन मेथड बताने, काफी डिटेल क्वेश्चन था। तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, यहां पे बताएंगे द गॉर्डन मेथड इज अ क्रिएटिव आइडिया जनरेशन टेक्निक अंडर प्रॉब्लम इन्वेंटरी एनालिसिस वेयर अ फैसिलिटेटर इंट्रोड्यूस अ जनरल प्रॉब्लम विदाउट रिवीलिंग इट्स फुल डिटेल्स। हम जनरल प्रॉब्लम बताएंगे विदाउट रिवीलिंग इट्स फुल डिटेल। उसके बाद पार्टिसिपेंट्स ब्रेनस्टॉर्म सॉल्यूशन बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट इंश्योरिंग अनबायस्ड थिंकिंग, क्योंकि आपको कुछ पता नहीं है तो आप अनबायस्ड थिंकिंग से सॉल्यूशन उसका बताएंगे। उसके बाद एज डिस्कशन प्रोग्रेस द फैसिलिटेटर ग्रेजुअली डिस्क्लोजेस मोर डिटेल्स कि मेन इशू क्या है जिसका हम सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, रिफाइनिंग आइडियाज टुवर्ड प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, जिससे क्या होगा कि हमारे आइडिया किसकी तरफ जाएंगे, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की तरफ।
This method encourages lateral thinking, foster innovation, and helps identify unique solutions by preventing participants from being influenced by preconceived notion or industry norms, making it highly effective for problem solving एंड प्रोडक्ट डेवलपमेंट। और ये काफी अच्छी चीज है कि आप शुरू में प्रॉब्लम ही मत बताइए, सबको सिर्फ एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बताइए कि इस चीज में आपको सोचना है, फिर धीरे धीरे आप इंट्रोड्यूस करिए कि ये प्रॉब्लम है, ये इशू है, जिससे क्या होगा, पहले उनके दिमाग में जो चीजें चल रही होती है वो उसको इफेक्ट नहीं करेंगी, इनोवेशन होगा, बहुत अच्छी यूनिक वो सॉल्यूशन सजेस्ट करेंगे। ठीक है, ये हो गई आपकी गॉर्डन मेथड। ठीक है, ये आपका यहाँ पे 60 वर्ड्स में आपको करना है, 13 लाइन है, आप चाहे इसको जब लिखेंगे तो वैसे भी आपकी 10-12 लाइन तक ये पहुंच जाएगा। ठीक है, और ये ऐसा क्वेश्चन था जहां पे आप इंट्रोडक्शन या कंक्लूजन ये सब नहीं सोच सकते, हमको सीधे सीधे गॉर्डन मेथड बतानी है, आप सीधे सीधे वही कंप्लीट कर देंगे 13 लाइनों में। फिर आता है एक्सप्लेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, आईपीआर आपको बताना है, इकोनॉमी वाले सेक्शन में भी है ये और यहाँ पे भी है आईपीआर। यहाँ पे आप क्या करेंगे, आईपीआर सबसे पहले तो समझाएंगे कि ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है क्या, उसके बाद बताएंगे वर्ल्ड लेवल पे हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद बताएंगे इसके टाइप्स क्या क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे आप शुरुआत किससे करेंगे, सबसे पहले तो डेफिनेशन से। डेफिनेशन किसकी बताएंगे, आईपीआर intellectual property rights are legal protections for creations of the mind such as inventions, literary work, designs and symbols, granting exclusive rights to creation for a specific period। ये जरूर ऐड करिएगा कि यहाँ पे exclusive rights देते हैं क्रिएटर को, to creators for a specific period, एक specific period के लिए। और किसके लिए होते हैं, जो आपकी माइंड की यहाँ पे क्या है, जेनरेशन है, क्रिएशन है, जैसे कि हो गया आपका इन्वेंशंस, कोई लिटरेरी वर्क हो गया, कोई डिजाइन्स हो गई, ठीक है, कोई सिंबल हो गया। फिर आप इसके बारे में बताएंगे इंटेलेक्चुअल लेवल के लिए, मतलब आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या हो रहा है। द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो आपकी वीपो है, अ यूएन एजेंसी प्रमोट्स एंड प्रोटेक्ट आईपीआर ग्लोबली। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी जगह है नहीं कि आप ये भी बताएं कौन से इंडेक्सेस होते हैं और इसमें मतलब इंडिया क्या कर रहा है और वर्ल्ड लेवल पे क्या क्या हो रहा है, आपको सिर्फ आईपीआर बताना है। तो आपने ये बता दिया कि वर्ल्ड लेवल पे कौन सी एजेंसी इसके लिए काम कर रही है, तो यहाँ पे वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। आप चाहें तो यहाँ पे एक लाइन और ऐड कर दें कि हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे कब मनाते हैं, नहीं तो इतना जरूरी नहीं है। फिर आप इसके बारे में टाइप में जरूर बताइएगा कि आईपीआर जब हम बताएंगे तो ये जरूर बताएंगे कि उसमें पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क, इंडस्ट्रियल डिजाइन्स एंड ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये सारी चीजें जरूर इंक्लूड होती है। अब आपके पास कम लाइनें बचेंगी तो आप एक एक लाइन में उनको कंप्लीट करेंगे। जैसे यहाँ पे पेटेंट क्या है, प्रोटेक्ट करता है इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। ठीक है, कॉपीराइट क्या करता है, सेफ गार्ड करता है आर्टिस्टिक एंड लिटरेरी वर्क्स। चाहे तो आप यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे सकते हैं, नहीं तो ठीक है, आपने बेसिक चीज बता दी। कॉपीराइट क्या करता है, ट्रेडमार्क क्या करता है, सिक्योर ब्रांड नेम्स, लोगोज एंड स्लोगन्स। उसके बाद इंडस्ट्रियल डिजाइन क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है प्रोडक्ट एस्थेटिक्स। फिर उसके बाद ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्या करता है, रिकॉग्नाइज करता है प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्पेसिफिक रीजंस। आपने बेसिक चीजें बता दी। वैसे भी जब आपके माइंड में आईपीआर आता है तो ये जरूर आता है कि आपको बताना है आईपीआर के अंदर कॉपीराइट भी आएगा, पेटेंट आएगा, ट्रेडमार्क आएगा, ज्योग्राफिकल इंडिकेटर आएगा। तो ये सारी चीजें आपको पता है कि ये आएंगी, लेकिन आप व्यवस्थित तरीके से कैसे लिखेंगे ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। डेफिनेशन बताया, वर्ल्ड लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन बताया, फिर उसके आपने टाइप बता दिया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया व्हाट आर द स्टेप्स इन्वॉल्व इन द परचेज प्रोसीजर। अब देखिए ये जो है परचेज प्रोसीजर के स्टेप क्या है, ये बेसिक क्वेश्चन है आपके। जैसे मैंने बताया कि अगर एंटरप्रेन्योरशिप आता है तो एंटरप्रेन्योरशिप आप सीधे सीधे कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फैक्टर्स क्या हैं, प्रिंसिपल क्या क्या है, तो ये बेसिक आपका है कि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। सेम ऐसे ही परचेज प्रोसीजर में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं ये आपको पता होना चाहिए, बेसिक क्वेश्चन है। तो सबसे पहले तो आप एक लाइन में बता देंगे परचेज प्रोसीजर क्या है, इज द फॉर्मल प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग गुड्स और सर्विसेज। फिर आप बताएंगे उसकी स्टेप्स कौन कौन से इन्वॉल्व है। मैंने यहाँ पे ये ऐसे लिखा हुआ है, आप चाहें तो उसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं। फ्लो चार्ट के माध्यम से क्यों, क्योंकि ये एक के बाद एक स्टेप है। मतलब पहले क्या होगा, हम आइडेंटिफाई करेंगे द नीड फॉर गुड्स एंड और सर्विसेज कि हमें नीड क्या है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करेंगे नीड, और जब नीड हम आइडेंटिफाई कर लेंगे उसके बाद गेटिंग अप्रूवल फॉर परचेज रिक्विजिशन, उसके बाद
फिर सिलेक्टिंग एंड इवेलुएटिंग पोटेंशियल सप्लायर, पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें जरूरत है भी कि नहीं, फिर हम अप्रूवल लेंगे, फिर हम सप्लायर ढूंढेंगे कि भैया कौन सा सप्लायर सबसे अच्छा है। उसके बाद रिक्वेस्टिंग कोटेशन एंड निगोशिएशन टर्म्स, कि भाई निगोशिएट भी करना है ना, वो जितना पैसा बोल रहा है उतना तो देना नहीं है। उसके बाद हमें क्या करना है, इशू करना है परचेज ऑर्डर, फिर रिसीव करना है एंड इंस्पेक्टिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, हमें जो गुड्स या सर्विसेज मिली हैं वो सही है कि नहीं। उसके बाद प्रोसेसिंग पेमेंट एंड मेंटेनिंग परचेज रिकॉर्ड्स, तो यहाँ पे फिर हमें परचेज रिकॉर्ड मेंटेन करना है। यहीं पे आपका जो एक क्वेश्चन आया था बिन कार्ड, ठीक है, तो इसी का आपका डिटेलिंग था कि उसमें हम बिन कार्ड जो है वो स्टॉक रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसको चाहे तो आप ऐसे कर करके भी बना सकते हैं, ब्लॉक्स बना के, आपके पास 13 लाइनें हैं, इतनी कम भी नहीं है, तो आप ऐसे कर करके भी यहाँ पे डब्बे बना के बता सकते हैं कि हम क्या क्या स्टेप यहाँ पे शामिल करेंगे जब हम बात करेंगे प्रोसीजर, आपके परचेज प्रोसीजर की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 तरीके हो सकते हैं, जो आपको जिसमें कम टाइम लगे या जो आपको इफेक्टिव लगे, आप वो तरीका अपना सकते हो। नेक्स्ट हो गया, हाउ इज कोऑपरेशन डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। अब देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछा कि बताओ व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, यहाँ पे थोड़ा घुमा के पूछा है, हाउ इज कोऑपरेशन डिफरेंट फ्रॉम कोऑर्डिनेशन। तो आप यहाँ पे अगर डिफरेंस पूछता, डिफाइन या एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन, तो आप बढ़िया ऐसे डब्बा बनाते और बताना चालू कर देते कि कोऑपरेशन ये है, कोऑर्डिनेशन ये है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट आया है कि कैसे डिफरेंट है, आप बताओ कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन से कैसे डिफरेंट है। तो आपको थोड़ा पैराग्राफ वाइज लिखना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन लिखना पड़ेगा। जैसे डिफरेंस बिटवीन कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन आर, कोऑपरेशन इज द वॉलंटरी एफर्ट ऑफ इंडिविजुअल्स वर्किंग टुगेदर फॉर अ शेयर्ड गोल, व्हाइल कोऑर्डिनेशन इज द ऑर्गेनाइज्ड अलाइनमेंट ऑफ एक्टिविटी। आप बेसिक चीज सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे, कोऑपरेशन क्या है, यहाँ पे वॉलंटरी एफर्ट है, और कोऑर्डिनेशन क्या है, ये आपका ऑर्गेनाइज अलाइनमेंट ऑफ एफर्ट, यहाँ पे एक्टिविटीज है, मतलब ये ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में होगी आपकी कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन जो है रिलाइज ऑन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड विलिंगनेस, व्हाइल कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग। तो ये पूरा स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग के अंतर्गत आपका आता है कोऑर्डिनेशन की जब हम बात करते हैं। Cooperation is informal and spontaneous, whereas coordination जो है is a deliberate managerial function। ये deliberate managerial function है आपका जब हम coordination की बात करते हैं, ठीक है। उसके बाद both are essential for organizational success, but coordination जो है ensure a smooth execution, while cooperation foster teamwork। cooperate करेंगे तो teamwork अच्छा होगा, और इसके अलावा कोऑर्डिनेट करेंगे तो एक स्मूथ एग्जीक्यूशन होगा जो भी हमारा प्लान है उसका, ठीक है। कोऑपरेशन कैन एग्जिस्ट विदाउट कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन हम कर सकते हैं कोऑर्डिनेशन के बिना, लेकिन इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स कोऑपरेशन। जब हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए होगा तो उसके लिए कोऑपरेशन चाहिए ही चाहिए होगा, तो इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन रिक्वायर्स कोऑपरेशन। काफी सिमिलर जो है ये शब्द है कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन, बस थोड़ा मतलब इसका समझ लीजिएगा, कोऑपरेट कब करेंगे, कोऑर्डिनेट कब करेंगे, है ना। आपके बॉस हमेशा क्या कहते हैं कि कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर लीजिएगा, तो ये क्या है, आपका मैनेजरियल फंक्शन है ना। और कोऑपरेशन हम किसी से भी कोऑपरेट कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, तो ये इनफॉर्मल है, वो दिमाग में रखिएगा और फिर इसको पढ़िएगा तो आपको ज्यादा अच्छे से ये चीजें समझ में आएंगी। और ये आपके मतलब 60 वर्ड में ही आपका कंप्लीट हो जाएगा, जो चीजें आप हटाना चाहे हटा भी सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने आंसर लिखा है, सीधे सीधे आप कॉपी इसको कर सकते हैं अपने आंसर्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस। देखिए यहाँ पे भी थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, यहाँ पे जॉब एनालिसिस आया है लेकिन कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस आया है, उसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस यहाँ पे आइडेंटिफाइज द नॉलेज, स्किल, एबिलिटी एंड बिहेवियर्स रिक्वायर्ड फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस रादर देन जस्ट जॉब टास्क। तो जब हम किस पे बात करते हैं, कॉम्पिटेंसी पे बात करते हैं, तो वो क्या करता है, आइडेंटिफाई करता है आपके पास नॉलेज क्या है, स्किल क्या है, एबिलिटीज क्या है, क्योंकि आपकी कॉम्पिटेंसी किस किस फील्ड में है, ठीक है। और बिहेवियर रिक्वायर्स फॉर सक्सेसफुल जॉब परफॉर्मेंस रादर देन जस्ट जॉब टास्क।
It focuses on employee competencies essential for achieving organizational goals. Unlike traditional job analysis, यहाँ पे आपको फिर थोड़ा कंपेयर करना पड़ेगा कि जॉब एनालिसिस ट्रेडिशनल वाला है वो क्या करता है, इट एम्फसाइज adaptability and future performance. This method helps in recruitment, training and performance evaluating by aligning employees ability with business needs. अब आपकी जिस चीज में कॉम्पिटेंसी रहेगी, आप जिस चीज के लिए ज्यादा कॉम्पिटेंट रहेंगे, उसी फील्ड में हम आपको क्या करेंगे, अपॉइंट करेंगे, जिससे क्या होगा, यहाँ पे एम्प्लॉय की एबिलिटी जो है अलाइन हो जाएगी बिजनेस नीड के साथ. इट इंश्योर्स अ फ्लेक्सिबल वर्कफोर्स कैपेबल ऑफ हैंडलिंग डायनामिक जॉब रोल्स, इनहेंस करेगा प्रोडक्टिविटी एंड करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी. आप जिस फील्ड में ज्यादा कॉम्पिटेंट है उस फील्ड में आपको काम करने का मौका मिलेगा, तो आपके पास भी करियर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी. ठीक है, ये हो गया आपका कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस. यहाँ पे डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कॉम्पिटेंसी बेस्ड जॉब एनालिसिस के बीच और ट्रेडिशनल जॉब एनालिसिस के बीच, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा. नेक्स्ट है एक्सप्लेन हाउ द पॉवर्टी एंड रिस्क टू डिजास्टर आर लिंक्ड. देखिए, सीधे क्वेश्चन यही पूछा जा सकता था कि पॉवर्टी और डिजास्टर का मतलब एक दूसरे से क्या संबंध है, या सीधे सीधे कि कैसे हमारा जो पॉवर्टी है वो डिजास्टर की ओर ले जाती है. लेकिन थोड़ा घुमा के पूछा गया, एक्सप्लेन करना है हाउ द पॉवर्टी एंड रिस्क टू डिजास्टर आर लिंक्ड. तो आप जो अपना फॉर्मेटिंग करेंगे आंसर का, वो उसी हिसाब से करेंगे कि ये आंसर बार बार मतलब ये क्वेश्चन का आंसर बार बार मिले कि कैसे, हाउ द पॉवर्टी एंड रिस्क टू डिजास्टर आर लिंक्ड, कैसे लिंक है. तो जो आपका सेंटेंस रहेगा वो बताएगा कि ऐसे लिंक है, ऐसे लिंक है. ठीक है, जैसे यहाँ पे पुअर कम्युनिटीज फेस ग्रेटर एक्सपोजर, वल्नरेबिलिटी एंड चैलेंजेस इन डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स एंड रिकवरी. आपको भी पता है डिजास्टर मैनेजमेंट में जब हम पढ़ते हैं 3 चीजें मेनली पढ़ते हैं. एक तो है आपका प्रिपेयर्डनेस, उसके अलावा रिस्पॉन्स जब आपका डिजास्टर आ जाता है, उसके अलावा रिकवरी, रिकवरी कितना अच्छा हो रहा है. जो आपकी पुअर कम्युनिटीज हैं सबसे ज्यादा उनको प्रॉब्लम होती है इन्हीं चीजों में. पहली बात तो प्रिपेयर नहीं होते, दूसरी बात उनका रिस्पॉन्स करने का तरीका अलग होता है क्योंकि उनके पास बहुत सारी चीजों की कमी है. तीसरा, रिकवरी बहुत लेट होती है. ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या है, बहुत सारी चीजों की कमी है ना. चाहे फाइनेंशियल बात करें हम, उसके अलावा हेल्थ की बात करें, एजुकेशन की बात करें, बहुत सारी चीजों की कमी के कारण उनको प्रॉब्लम आती है. अब इसको आप बताएंगे हियर्स हाउ दे आर लिंक्ड, कि लिंक कैसे है पॉवर्टी आपकी डिजास्टर, रिस्क टू डिजास्टर से. सबसे पहला, अनसेफ हाउसिंग, पुअर कम्युनिटीज लिव इन वीक डिजास्टर प्रोन स्ट्रक्चर्स. जैसे ही आप पॉवर्टी की तरफ ध्यान देंगे तो आपके जो भी घर बने होंगे पुअर लोगों के, वो कहाँ बने होते हैं, जो आपके डिजास्टर प्रोन स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो आपकी वीक होती है कम्युनिटीज और या फिर डिजास्टर प्रोन एरिया होता है वहां पे. ठीक है. दूसरा, लैक ऑफ सर्विसेज, लिमिटेड हेल्थ केयर वर्सन पोस्ट डिजास्टर रिकवरी एंड सर्वाइवल. जो हम रिकवरी की बात करते हैं तो क्योंकि उनके पास सर्विसेज नहीं होती, बहुत ही कम होती हैं, लैक ऑफ सर्विसेज के कारण रिकवरी बहुत ज्यादा लेट हो जाती है. फिर होता है हाई रिस्क सेटलमेंट्स, पॉवर्टी फोर्सेस सेटलमेंट्स इन फ्लड प्लेन्स एंड अनस्टेबल स्लोप्स. आप जैसे गरीब लोग जो हैं वो ये तो ध्यान नहीं देंगे ना कि हम ज्यादा फ्लड प्रोन एरिया में हैं या कहाँ हैं. उन्हें जहां जगह मिलेगी वो अपना घर बना लेंगे. ये हाई रिस्क सेटलमेंट जो है वो किसके कारण आता है, आपके पॉवर्टी के कारण, जिसके कारण वो डिजास्टर के करीब चले जाते हैं. फिर लो प्रिपेयर्डनेस, आपको भी पता है जो गरीब लोग होते हैं फाइनेंशियली अनस्टेबल होते हैं, उसके अलावा हाउसिंग वगैरह की प्रॉब्लम है तो वो प्रिपेयर नहीं होते हैं. पुअर कम्युनिटीज लैक डिजास्टर अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम, उन्हें ये भी नहीं पता होता कि हमारे पास, क्योंकि एजुकेशन भी कम है तो वो प्रिपेयर नहीं है, अवेयरनेस नहीं है डिजास्टर को लेकर. इकोनॉमिक लॉसेस, डिजास्टर डिस्ट्रॉय लिवलीहुड्स, डीपनिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. एक तो वैसे भी उनके पास फाइनेंशियली प्रॉब्लम रहती है, उसके बाद डिजास्टर के बाद इकोनॉमिक लॉसेस और ज्यादा हो जाते हैं, जिसके बाद इनकी रिकवरी और लेट हो जाती है क्योंकि क्या हो जाता है, डीपनिंग फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी. फिर आता है फूड इनसिक्योरिटी, क्रॉप फेलियर इंक्रीजेस हंगर एंड माल न्यूट्रिशन रिस्क. जैसे ही हेल्थ इश्यूज आएंगे या फिर आपका यहाँ पे ड्रॉट आ गया तो फूड सिक्योरिटी की प्रॉब्लम आ जाती है. तो ये सबसे ज्यादा क्या होते हैं, डिजास्टर के कारण प्रभावित होते हैं. फिर
हेल्थ वल्नरेबिलिटीज, यहाँ पे माल न्यूट्रिशन वीकेंस इम्यूनिटी, वर्सनिंग डिजास्टर इम्पैक्ट। अगर आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा नहीं होगा तो सीधी बात है सबसे पहले डिजास्टर जो भी आएगा, जैसे मान लीजिए पैंडेमिक आया तो सबसे पहले इम्पैक्ट किस पे होगा, उन्हीं लोगों पर। तो इसीलिए है कि ये कैसे रिस्क टू डिजास्टर कनेक्टेड है पॉवर्टी से, कि आपके पास, वैसे तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं उनके पास पैसा कम है, उनके पास सर्विसेज कम है, उनके पास हेल्थ जो है सर्विसेज वो कम है, उनके पास एजुकेशन कम है, लेकिन आपको लिंक करना है कि ये सारी चीजें लिंक कैसे हैं डिजास्टर से, क्योंकि हमारा क्वेश्चन यही है। तो आप जो फॉर्मेट यहाँ पे बनाएंगे उसमें जरूर लिखेंगे कि कैसे हेल्थ वर्नरेबिलिटीज रहती हैं, क्योंकि उनके पास खाने के लिए ज्यादा चीजें नहीं रहती, मॉल न्यूट्रिशन रहता है, माल न्यूट्रिशन के कारण उनकी जो इम्यूनिटी रहती है वो वीक रहती है और सबसे जल्दी या सबसे पहले वो क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं डिजास्टर से। ठीक है, फिर आता है नो फाइनेंशियल सेफ्टी, लैक ऑफ सेविंग्स, डिले पोस्ट डिजास्टर रिकवरी। या चाहे हम वो प्रिपेयर्डनेस की बात करें, चाहे आपकी रिकवरी की बात करें, सब में प्रॉब्लम होती है क्योंकि फाइनेंशियल सेफ्टी नहीं रहती पुअर कम्युनिटीज के पास। फिर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पॉवर्टी ड्रिवन डिफॉरेस्टेशन वर्सन फ्लड्स एंड लैंडस्लाइड्स। यहाँ पे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है वैसे डायरेक्टली आप देखेंगे कि कनेक्टेड नहीं है, लेकिन इसके कारण क्या होता है, पॉवर्टी ड्रिवन डिफॉरेस्टेशन, यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन जो ज्यादा हो रहा है जो कि पॉवर्टी ड्रिवन है, उसकी वजह से क्या होता है, ज्यादा फ्लड्स आते हैं और ज्यादा लैंडस्लाइड्स आती है, जिसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा आपको भी पता है पुअर कम्युनिटीज पे होता है। आपको अगर ये लग रहा है कि लास्ट में एक दो, मतलब यहाँ पे मैंने ऑप्शंस ज्यादा दे दिए हैं, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7-8 मैंने पॉइंट दे दिए हैं, आपको जो सबसे ज्यादा सही लगता है वो आप चूज करके अपने आंसर्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सारे के सारे जो हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आपको अपने हिसाब से कॉपी में आंसर राइटिंग लिखते टाइम आपको जो याद आ जाए वो जरूर लिखिएगा। बेसिक एक लगा के रखिएगा दिमाग की, हाँ ठीक है एजुकेशन कम है, हेल्थ इश्यूज है, उसके अलावा अवेयरनेस कम है, उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कैसे कनेक्टेड होंगी आपके डिजास्टर से, इतना दिमाग लगाएंगे और सेंटेंसेस फिर अपने आप बना लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट चैलेंजेस आर फेस्ड व्हाइल इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम एंड हाउ कैन रिव्यू एंड मॉनिटरिंग सिस्टम एड्रेसेस दीज इशू टू इंश्योर सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। सबसे पहले तो आपको बताना है कि चैलेंजेस कौन कौन सा फेस करता है व्हाइल इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम, जब हम गवर्नमेंट स्कीम इंप्लीमेंट करते हैं। दूसरा, यहाँ पे हम कैसे उसको एड्रेस कर सकते हैं, लेकिन एड्रेस करने के लिए दो चीजों पे फोकस करना है, पहला है रिव्यू सिस्टम, दूसरा है मॉनिटरिंग सिस्टम। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा गया है पहली बात तो समझिए उसको, थोड़ा टाइम लेकर कि पूछा क्या गया है। पहली बात तो चैलेंजेस बताने हैं, दूसरी बात रिव्यू और मॉनिटरिंग सिस्टम कैसे उसको ज्यादा इफेक्टिव बना सकता है, सक्सेसफुल प्रोग्राम एग्जीक्यूशन करवा सकता है। सबसे पहले आप बताएंगे, याद रखिएगा 12-13 लाइन में ही आपको कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले तो आप चैलेंजेस बताएंगे, यहाँ पे चैलेंजेस इन इंप्लीमेंटिंग गवर्नमेंट स्कीम्स इंक्लूड इनएडिक्वेट फंडिंग। अच्छा, यहाँ पे आप चाहें तो सीधे पहले यहाँ पे चैलेंजेस लिख दें, ठीक है, चैलेंजेस, और फिर यहाँ पे बहुत सारे आप पॉइंट बना दें, या तो उसको आप, क्योंकि कम लाइनें हैं आपके पास, ज्यादा से ज्यादा आपको फैक्ट लिखना है, तो आप कॉमा कॉमा करके भी बहुत सारे फैक्ट एक साथ बना सकते हैं। जैसे इनएडिक्वेट फंडिंग हो गया, ब्यूरोक्रेटिक इनएफिशिएंसीज हो गया, करप्शन हो गया, लैक ऑफ पब्लिक अवेयरनेस हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इनएफिशिएंट डिलीवरी मैकेनिज्म हो गया, लीडिंग टू डिलेज एंड लिमिटेड इंपैक्ट ऑन इंटेंडेड बेनिफिशियरीज। तो आप कॉमा कॉमा करके बताएंगे तो ज्यादा फैक्ट बता पाएंगे, है ना। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इनएडिक्वेट फंडिंग है तो आपने एक लाइन में इनएडिक्वेट फंडिंग लिखी तो उसको एक लाइन में ही समझाएंगे, है ना। तो आपकी एक लाइन तो इनएडिक्वेट फंडिंग में ही हो जाएगी खत्म, और 13 लाइनों को आप डिवाइड कर लेंगे कि चलो मतलब यहाँ पे मैं 6 लाइन इसके लिए यूज कर लेता हूँ चैलेंजेस के लिए, और ऐसे ही मैं यहाँ पे 7 लाइन यूज कर लेता हूँ किसके लिए, ये आपके जो मॉनिटरिंग और रिव्यू सिस्टम है इसके लिए। तो आप उससे भी उस तरीके से भी लिख सकते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट। आप कॉमा कर करके भी यहाँ पे मैक्सिमम चीजें इंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप बताएंगे कैसे रिव्यू और मॉनिटरिंग सिस्टम जो है यहाँ पे ज्यादा अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट करवा सकता है प्रोग्राम को। यहाँ पे रिव्यू और मॉनिटरिंग सिस्टम इंश्योर करता है ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि हम मॉनिटर कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड टाइमली करेक्टिव एक्शंस, रेगुलर ऑडिट्स, डेटा एनालिसिस एंड फीडबैक मैकेनिज्म, हेल्प करता है इंप्रूव इंप्लीमेंटेशन, ट्रैक करता है प्रोग्रेस एंड इंश्योर करता है
resources reach the right beneficiaries efficiently. एग्जाम्पल आप यहाँ पे बता देंगे डीबीटी पीडीएस सिस्टम, एग्जाम्पल जरूर बताइएगा क्योंकि यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि कैसे मॉनिटरिंग और रिव्यू सिस्टम ज्यादा अच्छा काम करता है। तो यहाँ पे आप डीबीटी की बात करें, पीडीएस की बात करें, जैसे ही हमने उसको ऑनलाइन कर दिया, उसको हमने मॉनिटर करना चालू कर दिया, तो बेनिफिशियरी तक ज्यादा अच्छे तरीके से उसका फायदा पहुंचा है ना। और यही आपको बताना है कि चैलेंजेस क्या क्या थे, और अगर हम रिव्यू और मॉनिटरिंग सिस्टम लागू करते हैं तो उसके चैलेंजेस कहाँ तक कम हो जाएंगे और कैसे सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन कर सकते हैं हम किसी भी प्रोग्राम का। आप चाहें तो इसको लाइन वाइज भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो कॉमा कर करके ये सारी चीजें बता सकते हैं, ठीक है। दोनों तरीके अच्छे हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी भी तरीके में। Why is civic sense crucial for a society and how can the lack of its negatively impact public spaces and social behavior in India? देखिए यहाँ पे भी आपके दो क्वेश्चन है, दो नहीं तीन मान के चलिए। पहला तो यह है कि why is civic sense crucial for society, एक ये हो गया आपका, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है how can the lack of its निगेटिवली इम्पैक्ट पब्लिक स्पेसेस, तो पहला आपको तो ये बताना है कि कैसे पब्लिक स्पेस को निगेटिवली इफेक्ट करता है। दूसरा सोशल बिहेवियर को इंडिया में, तीसरा मतलब ये आपका हो गया टॉपिक जो आपको बताना है कि कैसे निगेटिवली इम्पैक्ट करता है सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो पहला आपको बताना है कि यहाँ पे सिविक सेंस क्यों जरूरी है सोसाइटी के लिए, ठीक है। और दूसरा बताना है कि यहाँ पे पब्लिक स्पेसेस को कैसे निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा अगर इसकी कमी है तो। तीसरा सोशल बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करेगा अगर इसकी कमी है तो। तीनों चीजों को आप बताएंगे बड़े अच्छे से, ये याद रखिएगा क्योंकि तीन यहाँ पे क्वेश्चन इंक्लूडेड है। सबसे पहला, सिविक सेंस इज क्रूशियल फॉर अ डिसिप्लिन रिस्पॉन्सिबल सोसाइटी। क्यों? क्योंकि ये इंश्योर करता है क्लीनलीनेस, रिस्पेक्ट फॉर लॉज एंड हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस इन पब्लिक स्पेसेस। मतलब सिर्फ हमारे लिए नहीं है, इतनी जो जनसंख्या है हमारे यहाँ, पॉपुलेशन इतनी जो ज्यादा है, तो उसके हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस के लिए भी जरूरी है सिविक सेंस, ठीक है। फिर आप बताएंगे कि कैसे लैक ऑफ सिविक सेंस इन इंडिया लीड्स टू स्ट्रीट्स एंड पार्क्स सफर फ्रॉम एक्सेसिव गार्बेज accumulation, traffic rules violation, public property like walls, benches and monuments are damaged, encroachment etc. Making public spaces unhygienic and chaotic. यहाँ पे आपको क्या बताना था दूसरा, कि कैसे निगेटिवली इम्पैक्ट करता है पब्लिक स्पेसेस को। तो वो चीज आपने बताया कि कैसे सिविक सेंस इंडिया में कम होने के कारण स्ट्रीट्स और पार्क्स जो है वो सफर करते हैं एक्सेसिव गार्बेज से। उसके अलावा ट्रैफिक रूल वायलेशन आपको देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे पब्लिक प्रॉपर्टी जो है उसको डैमेज करते हैं। उसके अलावा इंक्रोचमेंट देखने को मिलता है जिसके कारण पब्लिक स्पेसेस अनहाइजेनिक होते हैं और कायोटिक हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है यहाँ पे, सोशल बिहेवियर को कैसे इंपैक्ट करता है। डिसरिगार्ड फॉर क्यूज इन पब्लिक प्लेसेस क्रिएट्स कायोस एंड कॉन्फ्लिक्ट्स, honking, spitting on roads and walls cause poor hygiene and worsen public health and cleanliness issue. सोशल बिहेवियर को कैसे करेगा, यहाँ पे honking, spitting on roads and walls, ये सोशल बिहेवियर को दिखा रहा है जिसकी वजह से अनहाइजीनिक हो रहा है, पब्लिक हेल्थ और खराब हो रहा है। यहाँ पे पुअर हाइजीनिक है इंडिया में। उसके अलावा वर्सन पब्लिक हेल्थ एंड क्लीनलीनेस इश्यूज, ठीक है। उसके बाद इलीगल पार्किंग, ब्राइबरी वीकेंस गवर्नेंस अफेक्टिंग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी एंड वर्सन सोशल बिहेवियर। और देख रहे हैं कि जो पूरा का पूरा है, इलीगल पार्किंग की बात करें, ब्राइबरी की बात करें, इससे गवर्नमेंट आपका गवर्नेंस जो है वो कमजोर हो रहा है। यहाँ पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इफेक्ट हो रहा है, उसकी इफिशिएंसी इफेक्ट हो रही है। और ये सब क्या कर रहा है, आपके सोशल बिहेवियर को खराब कर रहा है। और आप देख रहे हैं कि अगर कोई एक रोड क्रॉस करता है और 100 रुपए देता है ब्राइब, तो फिर दूसरा भी वही फॉलो करता है, इसकी वजह से भी सोशल बिहेवियर खराब हो रहा है। तो ये सारी चीजें फिर आप इंक्लूड करेंगे। अब आपके पास जगह यहाँ पे बचती है तो आप इसमें कंक्लूजन जरूर रख देंगे, ठीक है। कंक्लूजन जैसे आपका स्वच्छ भारत अभियान, ये सारी चीजें जो हैं सिविक सेंस के लिए इंपॉर्टेंट है ना। आपके मोदी जी की जो है इतनी सारी इनिशिएटिव्स हैं, उसमें भी वो बात करते रहते हैं सिविक सेंस की। तो ये सारी चीजें आप कंक्लूजन में लिख सकते हैं कि हाँ धीरे धीरे जो है वो इम्प्रूव हो रहा है इंडिया में सिविक सेंस, ठीक है। और सबसे पहले तो यही है कि सिविक सेंस क्यों जरूरी है। उसके बाद आप बताएंगे कि कैसे पब्लिक स्पेसेस पे इम्पैक्ट पड़ता है और कैसे सोशल बिहेवियर पे इम्पैक्ट पड़ता है, ठीक है।
फिर आता है हमारा जो सबसे बड़े वाले क्वेश्चन है, जिसमें आपको 4 मिलेंगे क्वेश्चन, उसमें बस आपको ऑप्शन मिलेगा और वाला, मतलब आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, उसमें से कोई एक करना है। इसके पहले जो आपका यहाँ पे 8 क्वेश्चन मिले जो कि आपके 7 मार्कर हैं, उसके अलावा 2 मार्कर जो है वो सब कंपलसरी थे, पूरे के पूरे आपको अटेम्प्ट करने थे। इसमें आपको जरूर ऑप्शन दे देता है कि 2 में से कोई एक करिए, मतलब 4, यहाँ पे 8 क्वेश्चन है जिसमें से आपको 4 अटेम्प्ट करने हैं। यहाँ पे 4 लॉन्ग आंसर टाइप सब क्वेश्चंस हैं, वेयर आंसर ईच क्वेश्चन आइडली इन 200 वर्ड्स। यहाँ पे आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 2 पेजेस आपको मिलते हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरीज 11 मार्क्स। तो आपके 11 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको मेंशन करना है रीजन फॉर स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आपको भी पता है सीधे सीधे टॉपिक दिया हुआ है, स्लो डेवलपमेंट का रीजन वहीं से ये पूछा हुआ है। एंटरप्रेन्योरशिप का ये आपका बेसिक क्वेश्चन है। 3 मार्कर में वैसे भी आपको जब पूरा का पूरा आप सिलेबस देखेंगे तो ये याद रखिएगा कि सिलेबस में आपको ये सबसे पहले देखना है कि कौन सा 11 मार्कर क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, 11 मार्कर क्वेश्चन हर एक टॉपिक नहीं बन सकता, तो आपको देखना पड़ेगा कौन सा जो टॉपिक है वो पूरे 11 मार्कर में पूछा जा सकता है। और अगर थोड़ा घुमा फिरा के भी पूछता है तो पहले आपको बेसिक कंप्लीट करना है। बेसिक एक बार कंप्लीट हो गया तो ये सारा आराम से आप फिर कवर कर ले जाएंगे। सबसे पहले बताना है रीजन। यहाँ पे याद रखिएगा सीधे सीधे पूछा हुआ है, रीजन बताइए कि स्लो डेवलपमेंट क्यों था एंटरप्रेन्योरशिप का इन इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस वो भी बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहले आप बताएंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, क्योंकि पहले हम किस पे बात कर रहे हैं, 200 वर्ड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, 200 वर्ड्स की बात कर रहे हैं, तो सीधी बात है पहले हम एक्सप्लेन करेंगे डेफिनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग अपॉर्चुनिटी, टेकिंग रिस्क, क्रिएटिंग बिजनेस टू जनरेट प्रॉफिट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर बताएंगे रीजन फॉर स्लो डेवलपमेंट इन एंटरप्रेन्योरशिप इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो यहाँ पे सीधे फिर आप टॉपिक बताना चालू करेंगे। चाहे तो आप यहाँ पे ऐसे अलग अलग भी बता सकते हैं कि यहाँ पे सोशल फैक्टर क्या था, यहाँ पे फाइनेंशियल फैक्टर क्या था। ठीक है, फाइनेंशियल की बात करें या इकोनॉमिक फैक्टर क्या था, तो आप ये ऐसे अलग अलग भी बता सकते हैं। इकोनॉमिक फैक्टर क्या था, ठीक है, एक आपने बता दिया। पॉलिटिकल फैक्टर क्या था, पॉलिटिकल फैक्टर, सोशल फैक्टर हो गया। यहाँ पे आप कल्चरल भी ऐड कर सकते हैं। कल्चरल कैसे ऐड करेंगे, जब आप एंटरप्रेन्योरशिप पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे आपके फिलोसोफर हुए हैं जिन्होंने बोला है कि सोसाइटी में, जैसे मैक्स वेबर ने ही बोला है, जिन्होंने दिया है एक प्रिंसिपल थ्योरी ऑफ सोशल बिलीव्स, है ना। थ्योरी ऑफ सोशल बिलीफ जो है, उन्होंने बताया कि सोसाइटी जो है उसमें लोग बिलीव करते हैं कि नहीं, हमें इतने में संतुष्ट नहीं होना है ना। जैसे आपके हिंदू धर्म वाले हैं या मुस्लिम वाले हैं, तो जितना है उतने में ही आप क्या करिए, बिल्कुल अपने आप को संतुष्ट रखिए। अगर यही फिलॉसफी वेस्टर्न में भी लोगों ने फोकस की होती तो कभी भी एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं हो पाता। तो मैक्स वेबर ने बताया कि कैसे सोसाइटी या आपका कल्चर, आपका रिलीजन इम्पैक्ट करता है बहुत ज्यादा एंटरप्रेन्योरशिप में। ठीक है, थ्योरी ऑफ सोशल बिलीव्स हो गया, और बहुत सारे क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन हो गया, बहुत सारे जो हैं आपको कहीं ना कहीं इंडिकेट करेंगे। हाई अचीवमेंट्स है, थ्योरी ऑफ हाई अचीवमेंट्स भी है, कहीं ना कहीं क्या करेगा, बताएगा आपको कि कैसे सोसाइटी या कल्चर एंटरप्रेन्योरशिप के डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ऐसे भी अलग अलग कर सकते हैं। मतलब सोशल इम्पैक्ट बताइए, इकोनॉमिक बताइए, कल्चरल बताइए, पॉलिटिकल बताइए, या सीधे सीधे भी आप यहाँ पे बता सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। पहला हो गया जैसे लाइसेंस राज। 1947 से लेके 1991 तक लाइसेंस राज था, आपको भी पता है, जिसकी वजह से हर एक चीज को स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए होता था। एक्सेसिव गवर्नमेंट रेगुलेशन थी, रेस्ट्रिक्टेड प्राइवेट सेक्शन ग्रोथ। अब एक्सेसिव बहुत ही ज्यादा, मतलब एक्सेसिव यहाँ पे लिमिटेशन थी, गवर्नमेंट रेगुलेशन थे, जिसकी वजह से प्राइवेट ग्रोथ हो ही नहीं पा रहा था। ठीक है, दूसरी बात, लैक ऑफ कैपिटल, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग लोन्स डिस्करेज्ड एंटरप्रेन्योरशिप। तो यहाँ पे अब कैपिटल नहीं होगा तो सीधी बात है एंटरप्रेन्योरशिप का डेवलपमेंट नहीं होगा। बहुत इजी प्रोसेस थी भी नहीं कि जैसे आज के टाइम पे आप आराम से लोन ले सकते हैं अपने किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी स्टार्टअप के लिए, पहले इतना इजी नहीं था। उसके अलावा वीक इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर रोड्स, वाटर, पावर सप्लाई, कम्युनिकेशन हिंडर्ड बिजनेस एक्सपांशन।
आज के टाइम पे हम जैसे SEZ वगैरह करते हैं इस्टेब्लिश, है ना, आपके स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो हैं, इसके अलावा बहुत सारी हमने ऐसे स्कीम्स जारी की हैं जिसमें हम एक एरिया पर्टिकुलरली डेवलप कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा वहां पे इन्वेस्टमेंट आ सके, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे हम ग्रो कर सके। पहले आपका इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं ग्रो हुआ था, ठीक है, तो वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एक आपकी प्रॉब्लम थी। फिर सोशल माइंडसेट, देखिए ये सोसाइटी वाले सेक्टर में आ जाएगा, सोशल माइंडसेट भी था। प्रेफरेंस फॉर स्टेबल गवर्नमेंट जॉब्स ओवर बिजनेसेस वेंचर डिस्करेजेस रिस्क टेकिंग। एंटरप्रेन्योरशिप का सबसे मेन जो एक फैक्टर है वो है रिस्क टेकिंग। अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते, सोसाइटी का एक माइंडसेट ही था कि गवर्नमेंट जॉब ज्यादा प्रेफर करते थे। धीरे धीरे गवर्नमेंट मोदी ने एक माइंडसेट चेंज किया है और बहुत सारे आजकल लोग हैं, चाहे वो शार्क इंडिया टैंक देखें आप, और या फिर उसके अलावा जितने भी आप अलग अलग लोगों को देखें, तो बड़े बड़े अच्छे घर के लोग भी ठेला खोलने में, फुल्की का हो गया, चाय का हो गया, ये नहीं मतलब अभी सोच रहे हैं इतना ज्यादा। लेकिन पहले मोदी जी के सपोर्ट करने के पहले, गवर्नमेंट के सपोर्ट के पहले, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऐसे मानी जाती थी ना कि नहीं ये सही नहीं है, ठीक है। सोशल माइंडसेट यही था कि पढ़ाई करो, उसके बाद एक स्टेबल गवर्नमेंट जॉब आप ले लो, बस यही करना है। और यही मैक्सिमम लोग कर रहे थे, जो बिजनेस कर रहे थे, जिसकी फैमिली वही सिर्फ बिजनेस परस्यू करती थी। उसके अलावा मैक्सिमम मिडिल क्लास लोग जो थे वो कहाँ जा रहे थे, जॉब की तरफ, ठीक है। तो माइंडसेट के कारण भी था। उसके अलावा ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, यहाँ पे लेंदी अप्रूवल प्रोसेसेस एंड करप्शन क्रिएटेड ऑब्स्टिकल फॉर न्यू बिजनेसेस। आपको भी पता है अभी नई गवर्नमेंट जब से आई है उसने सपोर्ट किया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। उसके पहले बहुत लेंदी प्रोसेस था, आपको कोई भी अप्रूवल चाहिए होता था, किसी आप ऐसे सेक्टर में जाना चाहते हैं जहां पे थोड़ा गवर्नमेंट अप्रूवल चाहिए होते हैं, तो गवर्नमेंट बहुत लंबा खींचती थी। आपका ये जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल था, रेड टेपिज्म था, ये बहुत ज्यादा था, ठीक है। अब यहाँ पे है कि 1 डे क्लियरेंस हो गया है, सिंगल विंडो क्लियरेंस हो गया है, जिसकी वजह से आपका ब्यूरोक्रेटिक हर्डल डिक्रीज हुआ है। फिर लिमिटेड टेक्निकल एजुकेशन, लैक ऑफ स्किल बेस्ड एजुकेशन रिड्यूस इनोवेशन एंड बिजनेस सक्सेस रेट। आप यूएस की बात करें, वहां पे गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, आपके माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, वहीं पे क्यों आया? क्योंकि वहां पे एजुकेशन इस लेवल पे थी, वहां पे टेक्नोलॉजी इस लेवल पे स्कूल के बच्चों को, कॉलेज पे सिखाई जा रही थी। हमारे यहाँ लिमिटेड टेक्निकल एजुकेशन दी जा रही थी स्कूल्स में, कॉलेजेस में। आज के टाइम पे भी आप देखेंगे वो तो इतना इजी हो गया है एजुकेशन को एक्सेस करना, गूगल के थ्रू या सोशल मीडिया, आपका यूट्यूब वगैरह के थ्रू, तो चीजें लोग वहां से सीख रहे हैं। नहीं तो स्कूल और कॉलेजेस में अभी भी बहुत कम एजुकेशन दी जा रही है, टेक्निकल एजुकेशन या प्रैक्टिकल एजुकेशन जिसको बोल सके, ठीक है। इसलिए हम इसके कारण भी क्या हो रहा था, यहाँ पे स्किल बेस्ड एजुकेशन पे फोकस नहीं कर रहे थे, जो इनोवेशन को बढ़ावा नहीं दे रहा था, ठीक है। और बिजनेस सक्सेस रेट जो है वो भी कम था। उसके अलावा स्मॉल मार्केट साइज, लो परचेजिंग पावर रेस्ट्रिक्टेड द ग्रोथ ऑफ न्यू एंटरप्राइज। आज के टाइम पे जितनी अपॉर्चुनिटीज आई है नई नई स्टार्टअप्स के लिए, पहले के टाइम पे उतनी नहीं थी, है ना। लोग उतना ज्यादा परचेज ही नहीं कर पा रहे थे, उनकी खुद की लो परचेजिंग पावर थी, इसकी वजह से भी आपका जो मार्केट साइज था वो स्मॉल था। आज हमारा इंडिया इतना ज्यादा एक तो पॉपुलेटेड है, साथ ही साथ बहुत ज्यादा मार्केटिंग, ये आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। तो आपके बाहर के जितने भी लोग हैं, जितने बड़े बड़े स्टार्टअप हैं, वो इंडिया शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि हमारा मार्केट साइज बहुत इंक्रीज हो गया है, ठीक है। फिर आगे हो गया आपका अनफेवरेबल टैक्स पॉलिसीज। वैसे आज के टाइम पे भी टैक्स पॉलिसीज काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्टेड हैं और काफी ज्यादा ऐसा मान के चलिए कि बर्डन करती हैं, लेकिन हाँ अभी बहुत ज्यादा हम प्रोसेस करने में लगे हुए हैं इजी बनाने के लिए। पहले के टाइम पे और ज्यादा टैक्स पॉलिसीज जो हैं वो कैसी थी, अनफेवरेबल थी। हाई टैक्सेशन इन कॉम्प्लेक्स कंप्लाइज बर्डन स्मॉल बिजनेस। और स्मॉल बिजनेसेस के लिए जैसे हमने अभी एमएसएमई को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च की है, पहले से स्मॉल बिजनेस करने वालों के लिए इतनी ज्यादा कोई अपॉर्चुनिटी थी नहीं, वो भी क्या कर रही थी, यहाँ पे इशू बना रही थी। तो ये हमने क्या करिए डिस्कस, यहाँ पे हमने रीजन डिस्कस किए, चैलेंजेस डिस्कस किए, स्लो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, इन इंडिया। फिर हम यहाँ पे बात करेंगे, आपको भी पता है ये 200 वर्ड्स का है, तो हमें सिर्फ रीजन नहीं बताना है ना। 2 पेज मिले हैं तो सीधी बात है, पहले एंटरप्रेन्योरशिप आपने बताया, फिर आपने रीजन बताया स्लो डेवलपमेंट का। अब इसका आप बताएंगे कि गवर्नमेंट कर क्या रही है इसको सही करने के लिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट इनिशिएटिव टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया, सबसे पहले चेंजिंग सोशल माइंडसेट। आप चाहे तो इसको भी अलग अलग सेक्टर में डिवाइड कर सकते हैं कि भैया
सोशल जो है, सोशल फैक्टर जो हम चेंज कर रहे हैं, इकोनॉमिक फैक्टर कौन कौन से हम चेंज कर रहे हैं, पॉलिटिकल फैक्टर कौन कौन से चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा आप चाहे कल्चरल ऐड कर लीजिए, कल्चरल फैक्टर कौन कौन से ये चेंज कर रहे हैं। तो आप इसको भी ऐसे बांट सकते हैं या सीधे सीधे भी आप लिख सकते हैं, दोनों तरीके अच्छे हैं। वैसे अगर आप ऐसे सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल ऐसे अलग अलग डिवाइड करके लिखेंगे तो वो भी ज्यादा इफेक्टिव दिखेगा, ठीक है। सबसे पहले तो चेंजिंग सोशल माइंडसेट, सोसाइटल माइंडसेट चेंज करना है। कैंपेन्स लाइक स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप एज अ वायबल करियर ऑप्शन। पहले लोग करियर ऑप्शन देखते ही नहीं थे, सिर्फ रिस्क देखते थे। दूसरा, फाइनेंशियल सपोर्ट हमने किया, जैसे मुद्रा योजना हो गई, स्टार्टअप इंडिया हो गया, स्टैंड अप इंडिया हो गया, जो कि लोन प्रोवाइड करता है टू स्मॉल बिजनेसेस एंड अंडर रिप्रेजेंटेड एंटरप्रेन्योर्स, ठीक है। और आज के टाइम पे आप देखेंगे शार्क इंडिया हो गया, उसके अलावा शार्क टैंक इंडिया हो गया, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वेंचर्स कैपिटल्स जो हैं इन्वेस्ट करते हैं, उसके अलावा बहुत सारे आपके एंजल्स इन्वेस्टर्स हैं, बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करने लग गए हैं। तो यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलने लग गया अगर आपका कोई भी स्टार्टअप बहुत अच्छा है तो। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन, अटल इनोवेशन मिशन हो गया, मेक इन इंडिया हो गया, जो कि सपोर्ट कर रहा है स्टार्टअप को। उसके अलावा इंक्यूबेशन सेंटर्स हो गया, मैन्युफैक्चरिंग को, मेक इन इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब बना ही रहा है इंडिया को। तो ये सारी चीजें, अटल इनोवेशन जो है, इंक्यूबेशन सेंटर बहुत सारे सेटअप कर रहा है। फिर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो हम बात कर रहे थे कि हमारे यहाँ बहुत ज्यादा क्या है, रेगुलेशंस थे, तो हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए सिंप्लीफाई किए रेगुलेशंस, टैक्स बेनिफिट्स, सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड डिजिटल सर्विसेज। इनकरेज करती है एंटरप्रेन्योरशिप को। हमने सारा का सारा चीज क्या कर दिया, ऑनलाइन कर दिया, जो कि ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ाता है। उसके अलावा सिंगल विंडो क्लियरेंस होता है, वन डे क्लियरेंस मिलता है बहुत सारे आपके सेक्टर्स में। फिर ग्लोबल कोऑपरेशन, गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड कोऑपरेशन विद वेरियस कंट्रीज टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन वेरियस न्यू फील्ड्स लाइक डिफेंस, कम्युनिकेशन, स्पेस। आप चाहें तो एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। स्पेशली मध्य प्रदेश में आप देखेंगे हमने इजराइल से स्मॉल डिफेंस के लिए, स्मॉल वेपन बनाने के लिए क्या किया है, टाई अप किया है ना, भिंड में जो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे कि हमने टाटा कंपनी हो गई, रिलायंस हो गई, सबने बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं डिफेंस में हो गया और इसके अलावा कम्युनिकेशन में हो गया, हम टाई अप कर रहे हैं इंटरनेशनल कंपनीज से, इंटरनेशनल जो आपकी बिग कंपनीज हैं। तो यहाँ पे ग्लोबल कोऑपरेशन भी मिल रहा है बहुत सारी फील्ड में, वो भी इंपॉर्टेंट है। फिर क्रिएटिंग मोर रोल मॉडल, यहाँ पे एक्चुअली ये वाला है रोल मॉडल्स जैसे गवर्नमेंट हैव स्टार्टेड नेशनल क्रिएटर अवार्ड वेयर दे अवॉर्डेड एंटरप्रेन्योर्स ऑफ डिफरेंट फील्ड्स क्रिएटिंग रोल मॉडल्स फॉर फ्यूचर जनरेशन। अब आपको सोसाइटल माइंडसेट चेंज करना है तो आपको रोल मॉडल ज्यादा से ज्यादा बनाने पड़ेंगे। एक तो आपका एग्जांपल हो गया जैसे शार्क टैंक इंडिया हो गया, वहां पे भी लोग देख रहे हैं कि अरे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इतना ज्यादा पैसा बना रहे हैं, वो एक प्रमोट कर रहा है। उसके अलावा गवर्नमेंट यहाँ पे नेशनल क्रिएटर अवार्ड दे रही है जिसे लोग देख रहे हैं, फिर लोग उनको सोशल मीडिया में फॉलो कर रहे हैं कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, उनका नाम हो रहा है। तो रोल मॉडल ज्यादा से ज्यादा बनाने से भी लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ। लास्ट में आप कंक्लूजन लिखेंगे, द गवर्नमेंट शुड एनहांस फाइनेंशियल एक्सेस, सिंप्लीफाई रेगुलेशन, इंप्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रमोट स्किल बेस्ड एजुकेशन एंड फॉस्टर इनोवेशन ड्रिवन एंटरप्रेन्योरियल इकोसिस्टम। अभी हमारे यहाँ बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने कर दी है, फिर भी और ज्यादा से ज्यादा उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए। उसके अलावा रेगुलेशन को और सिंप्लीफाई करना चाहिए, स्किल बेस्ड एजुकेशन को हमें प्रमोट करना है क्योंकि अभी वही बहुत ज्यादा कम है ना। और हमें इनोवेशन ड्रिवन जो है पूरा का पूरा इकोसिस्टम बनाना है। स्कूल एजुकेशन से हम अगर प्रमोट करना चालू करेंगे तो सीधी बात है जब वो कॉलेज में पहुंचेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चे उस माइंडसेट पे होंगे कि नई नई इनोवेशन ला सके। ठीक है, ये हो गया आपका पूरा का पूरा पहला आंसर। फॉर्मेट आपने देख लिया, कंक्लूजन से लेके फिर पूरा बॉडी, उसमें दो भाग थे, दो पार्ट हमने रीजन बताया, उसका बताया गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, फिर लास्ट में कंक्लूजन बता दिया। ठीक है, फिर आता है व्हाट, जो आपका दूसरा उसी का और वाला पोर्शन था, उसमें था व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। इसमें भी सीधे सीधे क्या पूछा गया है, मेजर चैलेंजेस और प्रॉब्लम्स बताइए। सीधी बात है, पहले आप बताएंगे वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के बारे में। यहाँ पे इंट्रोडक्शन तो आपको देना ही देना है ना। इंट्रोडक्शन में आप बता सकते हैं कि अभी सिचुएशन क्या है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स की इंडिया में। उसके अलावा फिर चैलेंजेस आप बताएंगे, तो दूसरा जो आपका टॉपिक रहेगा बॉडी जो है वो चैलेंजेस रहेगी।
चैलेंजेस के बाद गवर्नमेंट इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, ठीक है, गवर्नमेंट स्कीम्स यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या क्या किया है, उसके बाद यहाँ पे आप कंक्लूजन बताएंगे, ठीक है, यहाँ पे फिर आप कंक्लूजन्स बताएंगे। याद रखिएगा जब आप ये पूरा पोर्शन डिवाइड कर रहे होंगे तो सबसे मेन जो होता है वो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन आप कितना इफेक्टिव दे सकते हैं उस पे ये रहता है कि पूरा का पूरा भी, यहाँ पे तो आपको रीजन बताना है, चैलेंजेस बताना है, तो इंट्रोडक्शन क्या होना चाहिए, आप करंट सिचुएशन बता दीजिए, उसके बाद बताइए कि करंट सिचुएशन जो भी है वो क्यों है, चैलेंजेस क्या क्या फेस करने पड़ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एज ऑफ 2024 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स ओन अप्रोक्सीमेटली 21% ऑफ इंडियाज एमएसएमई। याद रखिएगा एमएसएमई का 21% जो है विद ओवर 50% ऑफ आर्टिसंस बीइंग वुमेन। स्पेशली हम टेक्सटाइल वगैरह की बात करें जहां पे काफी ज्यादा वुमेन वर्क कर रही हैं, तो आप इंट्रोडक्शन इससे दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी सी लाइन आप बताइएगा करंट सिचुएशन के साथ, और अगर आपको करंट में कोई न्यूज मिलती है, कोई अच्छा टॉपिक मिलता है, वो यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन में रख सकते हैं। उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया आर इंक्रीजिंग बट दे फेस सिग्निफिकेंट सोशल, फाइनेंशियल एंड स्ट्रक्चरल बैरियर्स लाइक। अब यहाँ पे भी आप डिवाइड कर सकते हैं कि आप एक हेडिंग बनाइए सोशल की, एक फाइनेंशियल की, एक स्ट्रक्चरल बैरियर्स की, या एक मतलब पॉलिटिकल जो बैरियर्स हैं उनकी बना सकते हैं, या आप सीधे सीधे बता सकते हैं 6-7 पॉइंट में, ठीक है, दोनों अच्छे मेथड हैं। सबसे पहला लिमिटेड एक्सेस टू फाइनेंस, डिफिकल्टी इन सिक्योरिंग लोन्स ड्यू टू लैक ऑफ कोलैटरल एंड फाइनेंशियल लिटरेसी। फाइनेंशियल लिटरेसी भी है और कोलैटरल भी, उनके नाम पे इतने सारे लैंड तो होते नहीं है, तो कोलैटरल की भी प्रॉब्लम आती है। दूसरा सोशल एंड कल्चरल बैरियर्स, सबसे मेन जो है आपका सोशल और कल्चरल बैरियर, जेंडर बायसेस एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन रिस्ट्रिक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। उनको फैमिली संभालनी है, उनको घर के काम भी करने हैं, रिलेशन भी निभाने हैं और साथ ही साथ में बिजनेस भी करना है, तो ये सोसाइटल और कल्चरल बैरियर जो है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया को ज्यादा इंपैक्ट करता है। फिर बैलेंसिंग फैमिली एंड बिजनेसेस, मैनेजिंग बोथ हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड बिजनेसेस क्रिएट एडिशनल प्रेशर। उसके बाद लैक ऑफ नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज, नेटवर्क जो है वो वुमेन के पास कंपैरेटिवली मेन के कंपैरिजन में कम होता है, तो यहाँ पे फ्यूअर मेंटरशिप प्रोग्राम्स एंड प्रोफेशनल नेटवर्क्स फॉर वुमेन, उसकी वजह से भी काफी ज्यादा वो पीछे हो जाती है। फिर लिमिटेड टेक्निकल एंड डिजिटल स्किल्स, क्योंकि वुमेन जो है उनको ऐसा माना जाता है कि बहुत ही कम ऐसी होती है जो टेक्निकल और फाइनेंशियल स्किल जिनकी ज्यादा अच्छी होती है, बहुत सारी जो पीछे ही होती है इन सारी चीजों में, तो रेस्ट्रिक्ट्स देयर एबिलिटी टू स्केल बिजनेसेस इन अ कॉम्पिटिटिव मार्केट। अगर वो स्टार्ट भी करती हैं तो छोटा मोटा कोई सा एमएसएमई बेस्ड में है ना, स्मॉल बिजनेस स्टार्ट कर दिया जो बहुत लोकल एरिया में चल रहा है, क्योंकि उन्हें टेक्निकल, डिजिटल, फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती है, वो बहुत ज्यादा ग्रो नहीं कर पाती लार्ज स्केल में, ठीक है। फिर कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स मेक बिजनेस रिस्ट्रिक्शन एंड कंप्लायंस चैलेंजेस। या आपको भी पता है, चाहे वो हम मेन की बात करें चाहे वुमेन की बात करें, रेगुलेशन जो है वो क्या करती हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं, ठीक है। उसके बाद सेफ्टी कंसर्न जो है ये भी एक इशू रहता है वुमेन के केस में। मोबिलिटी रिस्ट्रिक्शन ड्यू टू सिक्योरिटी इशू इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। अब जैसे मान लीजिए मीटिंग के लिए कहीं जाना है, तो कोई अगर मुंबई में रह रहा है, उसे मीटिंग के लिए दिल्ली जाना है, तो बहुत फ्रिक्वेंटली वो नहीं जा सकता क्योंकि सेफ्टी कंसर्न्स आ जाते हैं, किसके साथ जाओगे, कैसे ट्रेवल करोगे, है ना, ये सारी चीजें। तो आपको एक सेफ्टी कंसर्न्स वुमेन के केस में हो गया। फिर मार्केट एक्सेसिबिलिटी इश्यूज, डिफिकल्टी इन रीचिंग ब्रॉडर मार्केट्स ड्यू टू जेंडर बायसनेस। जेंडर बायस बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो हम कोऑपरेटिव किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें प्राइवेट लेवल पे या पर्सनल लेवल पे बात करें, कोई खुद ही बिजनेस स्टार्ट किया है, तो भी जेंडर बायस आपको बहुत देखने के लिए मिलता है, वो भी एक इशू होता है वुमेन के केस में। तो आपने यहाँ पे 6-7 पॉइंट लिख दिए मेन क्या क्या प्रॉब्लम आती है, आप चाहे तो इससे ज्यादा डिटेल भी बता सकते हैं, लेकिन हाँ 2 पन्ने हैं, आप उस हिसाब से ही लिखेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। फ्लो चार्ट में जब आप ऐड करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे आप फ्लो चार्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे आपने लिख दिया ये प्रॉब्लम्स, ठीक है, यहाँ पे आपने प्रॉब्लम्स लिख दिया। अब हमने क्या बात की, यहाँ पे फाइनेंस की प्रॉब्लम है, सोशल और कल्चरल बैरियर है, फिर फैमिली और बिजनेस है, तो यहाँ पे आप इसको ये छोटा छोटा यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। सोशल बैरियर हो गया, और आपको भी पता है इसमें टाइम ज्यादा लगता है ना, आप इसमें डब्बा बनाएंगे, उसके बाद उसको एक्सप्लेन भी करेंगे, लेकिन हाँ अगर आपने प्रैक्टिस की है पहले से तो ये चीजें कम टाइम लेंगी
और अच्छी ज्यादा दिखती है। यहाँ पे एक एक लाइन पढ़ने से ज्यादा अच्छा अगर आपने यहाँ लिख दिया सोशल बैरियर हो गया, उसके अलावा फाइनेंशियल जो है वो इशू हो गए, ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया जेंडर बायस हो गया, जेंडर बायस हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया रेगुलेशन हो गया, ठीक है, रेगुलेशन के कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। आपने एक यहाँ पे पॉइंट बना दिया सेफ्टी वाला, ये हो गया आपका सेफ्टी, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने पॉइंट बना दिए बहुत सारे तो वो भी बहुत अच्छा तरीका है। या तो आप सर्कल बना के ऐसे भी बना सकते हैं चारों तरफ उसके, कि आपके मेन पॉइंट आपने बना दिए, प्रॉब्लम्स बना दी और फिर ऐसे लिख दिए। अच्छा, बहुत सारे जो लोग हैं वो ऐसे भी पैटर्न फॉलो करते हैं कि यहाँ पे इन्होंने ऐसे लिखी प्रॉब्लम्स और यहाँ पे 7-8 पॉइंट जो हैं वो प्रॉब्लम्स के यहाँ पे गिना दिए। एक ये भी तरीका, अगर आपको ऐसे ब्रॉडर वे में लिखना है तो ये भी एक तरीका हो सकता है, ठीक है। ये हो गया। फिर हमें क्या बताना है, हमें बताना है कि क्या क्या स्टेप्स लिए हैं गवर्नमेंट ने टू प्रमोट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया। सबसे पहले स्टैंड अप इंडिया है जो कि 10 लाख से 1 करोड़ तक का देती है लोन्स फॉर ST/SC वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू स्टार्ट बिजनेसेस। फिर मुद्रा योजना है, क्योंकि अभी हम फाइनेंस की बात कर रहे हैं, लोन नहीं मिल रहा, तो उसके लिए ऑप्शन बताया। मुद्रा योजना में कोलैटरल फ्री जो है माइक्रो फाइनेंस लोन्स टू वुमेन लेड स्मॉल बिजनेसेस एंड स्टार्टअप्स टू इनहैंस फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर उसके बाद वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप प्लेटफॉर्म जो है WEP ये स्टार्ट किया है, नीति आयोग ने इनिशिएटिव लिया है ऑफरिंग मेंटरशिप नेटवर्किंग एंड फंडिंग सपोर्ट फॉर वुमेन लेड स्टार्टअप, क्योंकि नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आती है, ठीक है, उनको मेंटरशिप नहीं मिल पाती, तो ये सारी चीजें नीति आयोग ने स्टार्ट किया है प्लेटफॉर्म, वहां से आपको मिलेगा। उसके अलावा ट्रेड रिलेटेड एंटरप्रेन्योरशिप असिस्टेंट एंड डेवलपमेंट स्कीम, ये जो आपकी थ्रेड स्कीम है ये चालू की गई है, प्रोवाइड्स ट्रेनिंग क्रेडिट एंड काउंसलिंग टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। आप इंटरेस्टेड हैं लेकिन आपको पता नहीं है, ट्रेनिंग आपको प्रॉपर दी जाएगी इस स्कीम में। फिर भारतीय महिला बैंक ऑफर फाइनेंशियल असिस्टेंट क्रेडिट फैसिलिटी एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। उसके अलावा नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन सपोर्ट प्रोवाइड करती है फाइनेंशियल एड ट्रेनिंग मार्केट एक्सेस टू वुमेन लेड MSME। फिर यहाँ पे आ गया आपका रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट कंडक्ट करता है स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम फॉर रूरल वुमेन टू स्टार्ट स्मॉल बिजनेसेस। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है इनका भी सपोर्ट रहता है, इंकरेज करता है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप थ्रू माइक्रो फाइनेंस ट्रेनिंग एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। यहाँ पे है कि आप इंटरेस्टेड है अगर, तो आपको मार्केटिंग की ट्रेनिंग भी दी जाएगी, आपको फाइनेंस भी प्रोवाइड किया जाएगा, आपको स्किल भी दिया जाएगा, आपको यहाँ पे मेंटरशिप जो है ये भी दी जाएगी। तो ये सारी चीजें जो है गवर्नमेंट अलग अलग प्रोग्राम के थ्रू कर रही है, ठीक है। लास्ट में आप बता देंगे यहाँ पे गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस सपोर्ट भी कर रही है, इनेबल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज डायरेक्टली टू गवर्नमेंट एजेंसीज, की जो गवर्नमेंट एजेंसी परचेज करती हैं आप सीधे वहां पे अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। लास्ट में आप लिखेंगे इंकरेज फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंप्रूव इन स्किल ट्रेनिंग, इंश्योर पॉलिसी सपोर्ट, इनहेंस मार्केट एक्सेस, प्रमोट मेंटरशिप एंड चैलेंज सोसाइटल बायसेस अगेंस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। ये जो है चैलेंजेस है अगेंस्ट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, इसको मतलब हम इंकरेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप इंकरेज कर सकते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन, इंप्रूव कर सकते हैं स्किल ट्रेनिंग। लास्ट में आप ये सब चीजें किस में लिख देंगे, आपके कंक्लूजन में लिख देंगे, ठीक है। इसकी वजह से हम क्या कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स इन इंडिया, ठीक है। तो लास्ट में आप कंक्लूजन पॉजिटिव जरूर दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, एक्सप्लेन करना है डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखिए ये मैंने आपको क्वेश्चन बताया, कॉपरेशन कोऑर्डिनेशन आया था, उसमें क्वेश्चन थोड़ा घुमा के पूछा था, यहाँ सीधे सीधे पूछा है मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में आप डिफरेंस बताइए। यहाँ पे आप ऐसे अगर डब्बा बना बना के लिखेंगे तो सीधी बात है, यहाँ पे आपको कम से कम 7, 8, 10 पॉइंट चाहिए होंगे डिफरेंसेस वाले, तो भी आपके 2 पेज नहीं भरेंगे क्योंकि आपको बहुत सारा लिखना है। तो पहले आप क्या करेंगे, आप पहले डेफिनेशन दोनों की बता दीजिए, मैनेजमेंट की बता दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन की बता दीजिए, उसके बाद फिर आप डब्बा बनाकर इसका डिफरेंस चालू करिए। अगर आपके पास ज्यादा है मटेरियल तो आप क्या कर सकते हैं, ऐसे ना बना के आप लाइन वाइज भी लिख सकते हैं इसको, कि जो चीज हमने डब्बा बनाकर बनाई है ऐसे, वो आप लाइन में बता दीजिए, ठीक है, उससे ज्यादा भरा भरा दिखेगा। दोनों तरीके आपके बिल्कुल सही हैं। सबसे पहले आप बताएंगे मैनेजमेंट क्या है। मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग
resources to achieve goals efficiently. It ensures smooth business operations. Example, a company's manager oversee production, marketing and finance for growth. याद रखिएगा, बड़े बड़े जो आप क्वेश्चंस के आंसर लिखेंगे एग्जाम्पल्स जरूर दीजिएगा, है ना। आप एग्जाम्पल देंगे तो ज्यादा सही रहेगा। फिर एडमिनिस्ट्रेशन आप बताएंगे, इट इन्वॉल्व्स पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन टू अचीव organizational objectives. It focuses on governance and regulations. Example, a university administration sets academic policies, manages staff and oversees student affairs. फिर आप एग्जाम्पल दे देंगे। एग्जाम्पल से ये समझ में आता है कि दोनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। मैनेजमेंट जो है वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, यहाँ पे लीडिंग, फिर कंट्रोलिंग रिसोर्सेज है, और ये जो है आपका एडमिनिस्ट्रेशन वो पॉलिसी फॉर्मुलेशन, डिसीजन मेकिंग, रिसोर्स एलोकेशन, ये सारी चीजें देखता है। यहाँ पे है जैसे एक कंपनी का मैनेजर जो है जितने भी रिसोर्सेज होंगे उसको अच्छे से मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन सारी चीजें देखेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फिर एक पूरी यूनिवर्सिटी में क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन जैसे एकेडमिक की पॉलिसी कौन कौन सी होनी चाहिए, स्टाफ को कैसे मैनेज करेंगे, स्टूडेंट अफेयर्स को कैसे मैनेज करेंगे, ये सारी चीजें उसमें आएंगी, ठीक है। फिर आप बता देंगे इसमें कि एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर इंटररिलेटेड बस डिस्टिंक्ट। यहाँ पे इंटररिलेटेड है बट डिस्टिंक्ट भी है। एडमिनिस्ट्रेशन फोकसेस ऑन पॉलिसी मेकिंग एंड गवर्नेंस व्हाइल मैनेजमेंट एग्जीक्यूट्स प्लान्स। यहाँ पे मैनेजमेंट क्या करेगा, प्लान एग्जीक्यूट करेगा, और एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा, यहाँ पे पॉलिसी बनाने का काम करेगा। यहाँ पे हमने एग्जांपल बता दिया, डिफरेंस क्या है दोनों में। सबसे पहला डेफिनेशन यहाँ फोकसेस ऑन सेटिंग पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव, एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट क्या करता है, उसी पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है, इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज एंड इंश्योर डेली ऑपरेशंस। फिर दूसरा स्कोप क्या है इसका, तो एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप काफी ब्रॉड है, इन्वॉल्व्स स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड गोल सेटिंग। इसका जो है इसका नैरो है। स्कोप की बात करें तो आपके मैनेजमेंट का स्कोप एडमिनिस्ट्रेशन के कंपैरिजन में नैरो होता है। फोकसेस ऑन एग्जीक्यूशन एंड एफिशिएंसी। अब आप इंप्लीमेंट करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे तो एग्जीक्यूशन और एफिशिएंसी पे सिर्फ फोकस करेंगे। यहाँ पे जब हम प्लानिंग कर रहे होंगे तो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करनी है इस पे फोकस करेंगे। हायरार्की जो है इसमें एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे चलती है, तो ये आपका टॉप लेवल फंक्शंस इंक्लूड ओनर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। टॉप लेवल के जो लोग हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन में शामिल होते हैं। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट हमेशा लो और मिड और लोअर जो आपका लेवल के जो लोग होते हैं उसमें मैनेजमेंट चल रहा होता है। हायरार्की के लिए आप ये वाला डायग्राम देखते ही हैं कि यहाँ जो टॉप में लोग बैठे हुए हैं ये क्या करेंगे, ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, है ना। ये एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में डिसीजन लेंगे, पॉलिसी मेकिंग का काम करेंगे। और जो इसके नीचे वाले हैं, ये मिड लेवल वाले और इसके लोअर लेवल वाले, ये क्या करेंगे, ये मैनेजमेंट देखेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे वही पॉलिसी जो टॉप लेवल के एडमिनिस्ट्रेशन में बनाई गई है, ठीक है। तो हायरार्की में आपको यही बताना है, मिड और लोअर लेवल इंक्लूड मैनेजर्स एंड सुपरवाइजर्स। तो इसमें कौन कौन आएगा, मैनेजर और सुपरवाइजर आएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो इसमें जैसे पॉलिसी मेकर्स हो गए, ओनर्स हो गए, ये आएंगे। फिर बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, कि जो एडमिनिस्ट्रेशन की डिसीजन मेकिंग है वो लॉन्ग टर्म की होती है, स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो यहीं लिए जाते हैं। मैनेजमेंट की जो डिसीजन है वो कैसा होता है, शॉर्ट टर्म के लिए होता है ना। कोई एक चीज मैनेज करनी है उसके हिसाब से आपका शॉर्ट टर्म के लिए वो डिसीजन होगा। उसके अलावा ऑपरेशनल डिसीजंस लिए जाते हैं, है ना। यहाँ पे पूरी पॉलिसी के लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए जाएंगे, यहाँ पे एक एक ऑपरेशन के लिए ऑपरेशनल डिसीजन लिए जाएंगे, इसलिए वो शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया आपका फोकस किसका होता है एडमिनिस्ट्रेशन में, ओवरऑल विजन एंड डायरेक्शन क्या है। जब हम कोई प्लान बनाएंगे तो ये फोकस करते हैं कि उसका ओवरऑल विजन और डायरेक्शन क्या होना चाहिए उस पॉलिसी का। मैनेजमेंट की बात करेंगे तो ये डेली मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूशन पे फोकस करता है सिर्फ, कि हमारा डेली डे टू डे जो आपका काम चल रहा है उस पे कैसे आपका मैनेजर और सुपरवाइजर जो है वो क्या करेगा, यहाँ पे देखेगा, है ना। एग्जीक्यूशन और मैनेजमेंट डेली वाला। फिर स्किल रिक्वायर जो है, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए स्किल कौन सी होगी, हम लीडर की बात कर रहे हैं, ओनर की बात कर रहे हैं, तो लीडरशिप, पॉलिसी मेकिंग एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग ये चाहिए होगी एक एडमिनिस्ट्रेटर में, ठीक है। मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ टेक्निकल, ह्यूमन एंड ऑपरेशनल स्किल चाहिए होगा ना। मैनेजमेंट लेवल में आपका मैनेजर और सुपरवाइजर जो हो गया, इस लेवल की क्या चाहिए, यहाँ पे स्किल्स चाहिए। फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो इट इज पॉलिसी ड्रिवन, आपका एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पॉलिसी ड्रिवन है। और यहाँ पे मैनेजमेंट क्या है, ये अडॉप्ट करता है, इट अडॉप्ट्स टू सिचुएशन।
मैनेजमेंट मैनेजर हमेशा सिचुएशन के हिसाब से डिसीजन लेगा, तो ये काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल है। जब एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये पॉलिसी ड्रिवन होता है, तो ये फ्लेक्सिबिलिटी कम है उसमें। जो पॉलिसी के लिए बनाया गया होगा, जैसे डिसीजन लिए गए होंगे, आपको उसी के अंदर रहते हुए काम करना पड़ेगा। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो ये फंक्शन क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन प्लान्स, है ना। फंक्शन मेन क्या है एडमिनिस्ट्रेशन का, कि ये प्लान करता है, और मैनेजमेंट क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है स्ट्रेटजीज इफिशिएंटली। जितने भी स्ट्रेटजी बनाई गई है एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा, वो क्या करेगा, उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन कंट्रोल्स गवर्नेंस, सीधे सीधे गवर्नेंस को कंट्रोल करता है, उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है गवर्नेंस की। यहाँ पे जो मैनेजमेंट है इंश्योर करता है ऑर्गेनाइजेशनल इफिशियंसी, आपका जो डे टू डे वर्क है वो कितना इफिशिएंट तरीके से काम कर रहा है उस पर वे फोकस करता है। फिर है एग्जाम्पल, गवर्नमेंट सेटिंग एग्जीक्यूशन पॉलिसीज। एग्जाम्पल जैसे गवर्नमेंट सेटिंग एग्जीक्यूशन पॉलिसीज यूनिवर्सिटी का हमने शुरू में देखा। और यहाँ पे मैनेजमेंट की बात करें तो स्कूल प्रिंसिपल मैनेजिंग टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। छोटे मैनेजमेंट की बात करें तो स्कूल प्रिंसिपल कैसे टीचर्स को और स्टूडेंट्स को मैनेज करेगा, ये हो गया एडमिनिस्ट्रेशन और के मैनेजमेंट में डिफरेंस। इसको आप चाहे तो पैराग्राफ वाइज भी बता सकते हैं, पॉइंट 7-8 पॉइंट 10 पॉइंट इसमें बता सकते हैं, चाहे तो अलग अलग जैसे मैंने ये बॉक्स बना रखे हैं आप ऐसे भी बता सकते हैं, दोनों तरीके सही है। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट वर्क्स टुगेदर, जब वो साथ में काम करेगा, क्यों काम करता है साथ में, इंश्योर स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी, both are essential for achieving organizational goals and maintaining sustainability। तो आप बढ़िया सा एक कंक्लूजन लास्ट में जरूर दे देंगे एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को एक साथ रखते हुए। ठीक है, याद रखिएगा ये सारी की सारी जो आपकी चीजें हैं ये कहाँ मिलेंगी आपको, पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, तो टेलीग्राम आपको जरूर ब्राह्मी एकेडमी का ज्वाइन करना है। ठीक है ठीक है, फिर डिस्क्राइब द मीनिंग, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। यहाँ पे देखिए अब 3 चीजें हैं, मीनिंग है, एडवांटेजेस है, डिसएडवांटेजेस है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का। तो तीनों चीजें आपको बतानी है, 2 पेजेस हैं, आराम से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो आप डेफिनेशन बताएंगे, मीनिंग क्योंकि पूछा हुआ है। अ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर डिवाइड्स एन ऑर्गेनाइजेशन इनटू डिपार्टमेंट्स बेस्ड ऑन स्पेशलाइज्ड फंक्शन such as marketing, finance, operation. Each department operates independently under expert leadership, ensuring efficiency and expertise। तो आपको भी पता है कि जब हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो अलग अलग जो आपके डिपार्टमेंट होते हैं वो अलग अलग काम कर रहे होते हैं, सबका हम हेड बनाकर रखते हैं जिससे वो डिपार्टमेंट बहुत अच्छे इफिशिएंट तरीके से काम करे। फिर एडवांटेजेस आपको बताना है। एडवांटेजेस क्या हो गया, सबसे पहले स्पेशलाइजेशन, Employees focus on specific task leading to higher expertise and efficiency, है ना, सब अपना अपना काम देख रहे होते हैं, एक्सपर्टीज होते हैं अपने टास्क में। फिर ऑपरेशनल इफिशियंसी, डिपार्टमेंट्स स्ट्रीमलाइन ऑपरेशंस रिड्यूसिंग रिडंडेंसी एंड इंप्रूविंग प्रोडक्टिविटी, है ना। तो यहाँ पे अपने स्ट्रीमलाइन डिपार्टमेंटों में ऑपरेशन चल रहा होता है, हायरार्की क्लियर होती है, ये काफी अच्छी बात होती है, वेल डिफाइंड रोल होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी इनहेंसेस अकाउंटेबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग, कोई एक दूसरे के ऊपर ब्लेम नहीं कर सकता, हायरार्की डिसाइडेड है। फिर स्किल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयज गेन एक्सपर्टीज विद इन देयर डोमेन, इंप्रूविंग करियर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। ऐसा नहीं है कि आदमी को 10 चीजों में लगा रखा है, उसको एक डेफिनेट काम कर दे रखा है उसके डोमेन में, जिससे उसकी एक्सपर्टीज बनती है, उसके लिए करियर ग्रोथ के ऑप्शन बढ़ जाते हैं। फिर कॉस्ट एफिशिएंसी भी होता है, रिसोर्सेज आर यूटिलाइज्ड ऑप्टिमली, रिड्यूसिंग ऑपरेशनल कॉस्ट एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। जब आप एक जो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट है एक चीज पे फोकस करेगा तो कॉस्ट एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आपका हो गया फिर इंप्रूव कोऑर्डिनेशन, functional heads ensure smooth collaboration within departments, enhancing overall effectiveness। तो सारे डिपार्टमेंट्स के बीच अपना अपना सब काम कर रहे होंगे, फिर आपस में आके कोऑर्डिनेट कर लेंगे तो इससे इंप्रूव होगा कोऑर्डिनेशन। स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी थ्रू स्टैंडर्डाइज वर्क फ्लो एंड पॉलिसीज। सबके लिए अलग अलग पॉलिसीज हैं, सबके लिए स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर हैं, जिससे कंफ्लिक्ट नहीं होता है ना, सबको पता होता है कि भाई हमें क्या करना है। इससे क्या मेंटेन होता है, कंसिस्टेंसी मेंटेन रहती है ऑर्गेनाइजेशन में। उसके अलावा बेटर डिसीजन मेकिंग हो जाता है, एक्सपर्टीज बेस्ड लीडरशिप अलाउज इन्फॉर्म्ड एंड स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। ठीक है,
फिर आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। डिसएडवांटेजेस आपको बताने हैं कौन कौन से। सबसे पहला, लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी, एम्प्लॉय में स्ट्रगल टू अडेप्ट टू टास्क आउटसाइड देयर फंक्शनल एरिया, अगर कभी दिया जाता है तो अडेप्टेबिलिटी नहीं कर पाते। फिर डिपार्टमेंटल सिलोज, लैक ऑफ क्रॉस डिपार्टमेंट कम्युनिकेशन कैन हिंडर ऑर्गेनाइजेशनल सिनर्जी, एक डिपार्टमेंट वाला दूसरे डिपार्टमेंट से कोई मतलब नहीं रखता, तो ये हो गया आपका डिपार्टमेंटल सिलोज। फिर लो डिसीजन मेकिंग, ब्यूरोक्रेटिक लेयर्स में डिले इंपॉर्टेंट डिसीजन एंड रिस्पॉन्सेज, उसने बोल दिया कि वो डिपार्टमेंट वाला देखेगा, वो डिसीजन लेगा, उसने दूसरे पे ब्लेम कर दिया, तो डिसीजन मेकिंग स्लो हो जाता है। फिर एम्प्लॉय आइसोलेशन, लिमिटेड इंटर डिपार्टमेंटल कोलैबोरेशन कैन रिड्यूस इनोवेशन एंड टीम वर्क। फिर कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, डिपार्टमेंट्स में प्रायोरिटाइज देयर ओन गोल्स ओवर ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। फिर ओवर डिपेंडेंस ऑन लीडरशिप, ओवर डिपेंडेंस कैसे बढ़ती है, सक्सेस रिलाइज हैवली ऑन डिपार्टमेंट हेड्स, क्रिएटिंग लीडरशिप बॉटलनेक। फिर यहाँ पे हो गया डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अनइंटेंशनली डुप्लीकेट्स वर्क लीडिंग टू इनएफिशिएंसी, तो इनएफिशिएंट भी हो सकता है, सेम मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट सेम काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं, तो इससे डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट भी हो सकता है। स्केलेबिलिटी चैलेंज आ जाता है, जैसे एक्सपैंडिंग ऑपरेशंस में रिक्वायर स्ट्रक्चरिंग कॉजिंग डिस्ट्रप्शन, जैसे ही हम बढ़ाते हैं कुछ अलग अलग टीम को एक साथ लेकर आते हैं तो वो प्रॉब्लम कर सकता है, तो इस या स्केलेबिलिटी चैलेंजेस हो सकता है। फिर लिमिटेड पर्सपेक्टिव, एम्प्लॉय मे नॉट सी द बिगर ऑर्गेनाइजेशनल पिक्चर अफेक्टिंग स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट, अपने अपने डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं तो बिगर पिक्चर कभी नहीं देख पाते, इनोवेशन नहीं हो पाता उस हिसाब से, तो ये आपका हो गया लिमिटेड पर्सपेक्टिव लेकर चलते हैं। कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे, a functional structure enhance specialization efficiency but may create silos and rigid hierarchies requiring strong leadership for balance operations, तो आपकी लीडरशिप अच्छी होनी चाहिए जब हम पूरे फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फंक्शनल स्ट्रक्चर जो है यहाँ पे कैसे पॉजिटिव है कैसे नेगेटिव है, मीनिंग, ये सारी चीजें आपने बता दी, लास्ट में आपने कंक्लूजन बता दिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया आपका, एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन का स्कोप बताना है। अब देखिए यहाँ पे जो है आपको 200 वर्ड्स में लिखना है, 2 पेजेस आपका कंप्लीट होना चाहिए, तो वो पूरा दिमाग में रखिएगा कि कैसे यहाँ पे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हमें क्या क्या उसमें इंक्लूड करना है। जैसे हो गया बजटिंग, रेवेन्यू जनरेशन मैनेजमेंट, पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट, फिर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिट, डेट एंड डेफिसिट मैनेजमेंट, फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्मुलेशन, तो ये आपको देखना है कि कैसे ये चीज जो है आपको स्कोप में इंक्लूड करनी है, क्योंकि ये आपका बड़ा क्वेश्चन है ना। इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन, आपका यहाँ पे याद रखिएगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो फाइनेंस से रिलेटेड जितनी चीजें हैं वो सब आप इसमें इंक्लूड कर देंगे, ठीक है। और पहले आप एक्सप्लेन करेंगे फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है क्या, refers to the planning, organizing, directing and controlling financial activity in an organization or government. It ensures the efficient allocation and utilization of financial resources. Scope of financial administration include, तो याद रखिएगा फाइनेंस से रिलेटेड जितने टर्म्स आपको पता है उस सब आप फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन में रखेंगे। बजटिंग रख दिया आपने, प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल प्लान फॉर रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू जनरेशन एंड मैनेजमेंट आपने रख दिया, ठीक है, कलेक्टिंग इनकम थ्रू टैक्स फी एंड अदर सोर्सेज, फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर मैनेजमेंट आपने इसमें रख दिया, कंट्रोलिंग गवर्नमेंट एक्सपेंडिंग टू मेंटेन फिस्कल डिसिप्लिन, फिर फाइनेंशियल कंट्रोल एंड ऑडिट हो गया आपका, तो मॉनिटरिंग एक्सपेंडिचर टू प्रिवेंट मिसयूज ऑफ फंड्स, डेट एंड डेफिसिट मैनेजमेंट हो गया, मैनेजिंग पब्लिक और कॉर्पोरेशन डेट एफिशिएंटली, फाइनेंशियल पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गया, डिजाइनिंग टैक्स पॉलिसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज। याद रखिएगा फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन आपको दिमाग में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी रखना है और कहीं ना कहीं पब्लिक के साथ साथ प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको भी दिमाग में रखना है, क्योंकि वहां भी हम फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे होंगे। इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्स एलोकेशन, ऑप्टिमाइजिंग द यूज ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट, फिर उसके बाद फिस्कल पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेटिंग एंड एग्जीक्यूटिंग पॉलिसी रिलेटेड टू टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर। यहाँ पे वैसे एग्जांपल आपको पब्लिक एक्सपेंडिचर और पब्लिक जो आपका फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है उससे ज्यादा मिलेंगे। प्रोक्यूरमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टिंग, मैनेजिंग परचेजेस, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एग्रीमेंट टू ऑप्टिमाइज फाइनेंशियल एफिशिएंसी एंड ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस। रिस्क मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई फाइनेंशियल रिस्क, डेवलपिंग मिटिगेशन स्ट्रेटजीज एंड इंश्योरिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी अगेंस्ट अनसर्टेनिटी। फिर रिसोर्स एलोकेशन, डिस्ट्रीब्यूट करना है फाइनेंशियल रिसोर्सेज इफेक्टिवली टू प्रायोरिटाइज इसेंशियल प्रोजेक्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रेट्स।
फिर हो गया आपका पब्लिक फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन। ये याद रखिएगा, स्कोप पूछा हुआ है तो आपको 2 पेजेस पूरे के पूरे स्कोप वाले ही बताने पड़ेंगे। आपने 20-30 वर्ड का बता दिया पहले इंट्रोडक्शन, और फिर लास्ट में आपने 20-30 वर्ड्स का फिर से कंक्लूजन बता दिया कि फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन इंश्योर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, इफिशिएंट रिसोर्स यूटिलाइजेशन, सपोर्टिंग ओवरऑल नेशनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। और उसके बीच में जितना पोर्शन है सब आप स्कोप के लिए देंगे। ज्यादा आपके पास नहीं है तो फिर वर्ड्स वगैरह तो आप फ्लो चार्ट वगैरह बनाकर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हो गया आपका हाउ डज एन इंस्टीट्यूशन डिराइव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग और डेवलपमेंट से कैसे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिराइव करेगा, तो आपको ट्रेनिंग से अलग बताना है, डेवलपमेंट से अलग बताना है। 2 क्वेश्चन हो गए है ना। यहाँ पे इंस्टीट्यूशन है जो वो कैसे एडवांटेज डिराइव करेगा ट्रेनिंग से और कैसे करेगा फिर डेवलपमेंट से। ठीक है, तो यहाँ पे हम बताएंगे इंस्टीट्यूशन डिराइव कॉम्पिटिटिव एडवांटेज फ्रॉम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट बाय एनहांसिंग एम्प्लॉयज स्किल, improving productivity, fostering innovation. A well-trained workforce lead to higher efficiency, better customer satisfaction and sustainable growth. फिर advantages of training are, जैसे आपका ट्रेनिंग देंगे तो क्या होगा, स्किल एनहांसमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, अडेप्टेबिलिटी आपकी बेटर होगी, इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन, उसके बाद एम्प्लॉय कॉन्फिडेंस, कॉस्ट एफिशिएंसी, स्ट्रॉन्गर टीम वर्क, कंप्लायंस एंड सेफ्टी, कॉम्पिटिटिव पोजीशनिंग। अब डिटेलिंग जो है ये इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं कि आप उसको लिख नहीं पाएंगे, कुछ ना कुछ ये मेरी लैंग्वेज में लिखा हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, पीडीएफ ऐसे भी आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको पहले एडवांटेज बताने हैं ट्रेनिंग के, आप ट्रेनिंग देंगे तो कौन कौन से आपको एडवांटेजेस मिलेंगे। दूसरा आप फिर यहीं पे बताएंगे एडवांटेजेस ऑफ डेवलपमेंट। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की बात करेंगे तो कैसे वो हमें क्या देगा, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देगा। तो यहाँ पे लीडरशिप ग्रोथ होगी, ठीक है, उसके अलावा इनोवेशन बूस्ट होगी, टैलेंट रिटेंशन होगा, स्ट्रेटेजिक थिंकिंग होगी, डिसीजन मेकिंग स्किल्स जो है वो बढ़ेगा, फिर रेजिलियंस बिल्डिंग होगा, नॉलेज शेयरिंग होगा, इंप्रूव्ड एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन और लॉन्ग टर्म सक्सेस। ये सारी चीजें जो हैं वो डेवलपमेंट के एडवांटेजेस हैं, और ये सारी चीजें करने के बाद आपको भी पता है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज तो रहेगा ही रहेगा। अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, इनहैंस जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन। जॉब सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन रहेगा तो आप कहीं ना कहीं किस में आएंगे, यहाँ पे जो आपका मेन क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एडवांटेज आपको मिलेगा आपके इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, जब आपका जो पर्सन है वो अच्छा ट्रेंड होगा, साथ ही साथ वो डेवलपमेंट उसके होगा किसमें, नॉलेज में, उसके अलावा सेटिस्फैक्शन होगा, लॉन्ग टर्म सक्सेस मिलेगी, तो सीधी बात है जब वो व्यक्ति जो है वो खुश रहेगा, अच्छे तरीके से आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करेगा तो आपको ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे ट्रेनिंग इनहैंसेस इमीडिएट स्किल, वाइल डेवलपमेंट जो है वो फोस्टर करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, है ना। जब हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे काम करेगा। ट्रेनिंग जो है इमीडिएट स्किल्स आपका इंक्रीज करता है, गिविंग इंस्टीट्यूशंस अ सस्टेनेबल कॉम्पिटिटिव एज इन अ इवॉल्विंग मार्केट। ठीक है, फिर आता है आपका व्हाट आर द की फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड हाउ टू दीज फैक्टर वेरी इन देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। पहला तो की फैक्टर बताना है, दूसरा ये फैक्टर कैसे वेरी करते हैं अपने इम्पैक्ट में, ये भी बताना है। क्वेश्चन आराम से समझिएगा। सबसे पहले आप क्या बताएंगे, की फैक्टर कौन कौन से हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट। सबसे पहले तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट समझाएंगे, ठीक है, उसके बाद की फैक्टर जो कि पर्सनालिटी को क्या करते हैं, यहाँ पे इन्फ्लुएंस करते हैं, फिर उसके बाद ये इन्फ्लुएंस जो है वो कैसे वेरी करता है ये आपको बताना है। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स शेपिंग एन इंडिविजुअल बिहेवियर्स, थॉट्स एंड इंटेंशन। दीज फैक्टर्स में वेरी इन देयर इम्पैक्ट। की इन्फ्लुएंस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट आर, सबसे पहला जेनेटिक्स, आपको भी पता है जो आपके पास इनहेरिटेड ट्रेट्स होते हैं वो आपका टेम्परेचर, इंटेलिजेंस, इमोशनल रिस्पॉन्स, ये सब टेम्परामेंट, इंटेलिजेंस एंड इमोशनल रिस्पॉन्स, ये सब क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। फैमिली इन्वायरमेंट आपका कैसा है, पेरेंटिंग स्टाइल, वैल्यूज, रिलेशनशिप शेप अर्ली पर्सनालिटी ग्रोथ। कल्चर एंड सोसाइटी, सोशल नॉर्म्स, ट्रेडिशन, पीयर इंटरैक्शन कंट्रीब्यूट टू बिहेवियर पैटर्न। उसके बाद एजुकेशन, आपको ये वैसे भी आप एथिक्स वाले पोर्शन में पढ़ते थे कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आपके जेनेटिक, फिर उसके बाद फैमिली, आपके वैल्यूज हो गया, कल्चरल और सोसाइटी हो गया, एजुकेशन हो गया, लाइफ एक्सपीरियंस, पर्सनल चैलेंजेस, अचीवमेंट,
वो भी आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कैसे इन्फ्लुएंस करती है। बायोलॉजिकल फैक्टर जैसे हॉर्मोन्स हो गया, ब्रेन केमिस्ट्री हो गई, हेल्थ कंडीशन हो गया, वो भी इफेक्ट करता है। हेल्थ आपकी अच्छी नहीं है तो आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट दूसरी तरीके से होगी, आपका बिहेवियर, थॉट सब दूसरे तरीके से होगा। इकोनॉमिक बैकग्राउंड, अगर आप पॉवर्टी में रह रहे हैं तो आपका पर्सनालिटी जो है अलग तरीके से डेवलप होगा। अगर आप ठीक ठाक फैमिली से बिलोंग करते हैं तो आपकी अलग तरीके से होगा। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन्फ्लुएंस करती है कॉन्फिडेंस, अपॉर्चुनिटी एंड एस्पिरेशन, आपके कॉन्फिडेंस ही बिल्कुल अलग लेवल का होगा। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी, डिजिटल एक्सपोजर इंपैक्ट करता है कम्युनिकेशन स्किल, सेल्फ परसेप्शन एंड एटीट्यूड। आप को भी पता है कि हम सोशल मीडिया को देखकर बहुत सारे परसेप्शन क्रिएट करते हैं, अपनी पर्सनालिटी डेवलप करते हैं, तो उससे भी फर्क पड़ता है। फिर आपका हो गया पर्सनल मोटिवेशन, सेल्फ ड्रिवन अगर आपका है, कंट्रीब्यूट करता है एफर्ट, अगर आप सेल्फ ड्रिवन आपका मोड है तो सेल्फ ड्रिवन एफर्ट जो है कंट्रीब्यूट करते हैं ग्रोथ में, सक्सेस में और लर्निंग में। जरूरी नहीं है आपकी एमपीपीएससी के लिए लोग जब आपको बोले कि पढ़ो 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 तभी आप पढ़ेंगे, सेल्फ मोटिवेशन रहेगा तो आपके सक्सेस में काम आएगा। ये भी आपके फैक्टर है जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को इन्फ्लुएंस करता है। फिर आपको बताना है दीज फैक्टर वैरी इन देयर इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल डिपेंडिंग अपॉन सिचुएशन। ठीक है, सिचुएशन के हिसाब से ये फैक्टर आपकी पर्सनालिटी को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं और ये वैरी करते हैं। जैसे जेनेटिक वर्सेस एनवायरनमेंट, सम इनहेरिटेड स्ट्रॉन्ग ट्रेट जो हैं व्हाइल अदर डेवलप देम थ्रू एक्सपीरियंस। ठीक है, वैरी कैसे करेंगे, जेनेटिक जो है वो आपको इनहेरिटेड होंगे स्ट्रॉन्ग ट्रेट्स, और कुछ जो है वो एनवायरनमेंट से आप सीखेंगे। फैमिली इन्फ्लुएंस, अगर नर्चरिंग होम फोस्टर जो है, नर्चरिंग होम है वो फोस्टर करेगी कॉन्फिडेंस। अगर यहाँ पे डिसफंक्शनल फैमिली है तो वो क्या करेगी, आपका हिंडर करेगी डेवलपमेंट। आपको यही बताना है ना कि कैसे वैरी करेगा। तो अगर वो अच्छे तरीके से आपकी फैमिली रहती है तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं रहती तो आपका डेवलपमेंट जो है वो हिंडर होगा, ये आप बताएंगे। फिर कल्चरल डिफरेंसेस, सोशल नॉर्म सेट्स रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी डिफरेंटली अक्रॉस सोसाइटीज। हमारे यहाँ की सोसाइटी, वेस्टर्न जो सोसाइटी है वो अलग तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट करती है। तो कल्चरल डिफरेंसेस जो है वो एक हो गया, जो कि जो है हमारे उसका इम्पैक्ट वेरी करता है। ठीक है, फिर एजुकेशन लेवल, जैसे आपने बताया कि एजुकेशन हमारी पर्सनालिटी जो है वो बनाती है, लेकिन वो कैसे वेरी करेगा। हमारे यहाँ की एजुकेशन अलग पर्सनालिटी बनाएगी, वेस्टर्न एजुकेशन अलग पर्सनालिटी डेवलप करेगी, है ना। हायर एजुकेशन फॉस्टर एनालिटिकल थिंकिंग व्हाइल लिमिटेड एक्सेस कैन रिस्ट्रिक्ट ग्रोथ। फिर आपका इकोनॉमिक कंडीशन हो गया, वेल्थ जो है प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटी, पॉवर्टी कैन क्रिएट साइकोलॉजिकल बैरियर्स। उसके अलावा ट्रॉमा एंड रेजिलियंस, सम ओवरकम एडवर्सिटी व्हाइल अदर स्ट्रगल। अगर आप ट्रॉमा वगैरह है तो कुछ निकल जाते हैं, कुछ रह जाते हैं, तो ये भी आपका क्या करता है, इम्पैक्ट करता है और वेरी करता है पर्सनालिटी डेवलपमेंट। टेक्नोलॉजी एक्सपोजर, सम यूज इट पॉजिटिवली, अदर में डेवलप डिपेंडेंसी। तो यहाँ पे कैसे ये फैक्टर क्या करते हैं, इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल, कैसे इम्पैक्ट करते हैं इंडिविजुअल में, ये सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कुछ टेक्नोलॉजी का अच्छा यूज कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ ट्रॉमा से निकल जाते हैं, कुछ नहीं निकल पाते, कुछ की फैमिलीज अच्छी है तो अच्छे तरीके से, कुछ की फैमिली अच्छी नहीं है तो उनका पर्सनालिटी अच्छे से डेवलप नहीं हो पाया। तो ये आपको बताना है। फिर मोटिवेशन जो है वो लेवल से, सेल्फ ड्रिवन इंडिविजुअल वो प्रोग्रेस करते हैं फास्टर देन अदर्स। फिर सोशल इंटरैक्शन, इंट्रोवर्ट जो है, जो आपके एक्सट्रोवर्ट्स हैं वो थ्राइव करते हैं इन सोशल सेटिंग, वाइल इंट्रोवर्ट जो है डेवलप डिफरेंटली। ठीक है, फिर पर्सनालिटी डेवलपमेंट इज डायनामिक, इन्फ्लुएंस्ड बाय मल्टीपल फैक्टर्स, इंडिविजुअल एक्सपीरियंस, अडैप्टेबिलिटी एंड चॉइसेस डिटरमाइन हाउ दिस इन्फ्लुएंसेस शेप पर्सनल ग्रोथ। इतने सारे आपके चीजें हैं हमारे आसपास, सब आपके पर्सनालिटी डेवलपमेंट को क्या करते हैं, इन्फ्लुएंस करती है। लेकिन सेम वही फैक्टर, सेम वही एजुकेशन अलग अलग लोगों के अलग अलग पर्सनालिटी क्या करती है, बनाती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे। और वही चीज आपको लिख देनी है यहाँ पे अपने आंसर में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हो गया, हाउ कैन एन इंडिविजुअल ओवरकम द फियर ऑफ फेलियर। ये आपका सीधे सीधे सिलेबस में टॉपिक लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपके सिलेबस का टॉपिक है। अब इसको 200 वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले तो आप बताएंगे फियर ऑफ फेलियर है क्या। फियर ऑफ फेलियर इज अ डीप सीटेड एंजाइटी है दैट लिमिट्स ग्रोथ एंड सक्सेस। It affects individual mentally, physically, socially and economically, leading to self-doubt, procrastination and avoidance of challenges that foster personal and professional development. फिर आप बताएंगे how to overcome
वे टू ओवरकम फियर ऑफ फेलियर आर फॉलोइंग। पहला, फिजिकल वेलबींग अच्छा होना चाहिए, मेंटल स्ट्रेंथ होनी चाहिए, साइकोलॉजिकल अप्रोच जैसे कि सीकिंग थेरेपी, जर्नल, यहाँ पे जर्नलिंग, थॉट्स एंड सेल्फ रिफ्लेक्शन हेल्प इन आइडेंटिफाई फियर्स एंड ओवरकमिंग देम इफेक्टिवली। फिर चेंज माइंडसेट, आप कैसे व्यू कर सकते हैं फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी। फिर सोशल सपोर्ट, सराउंडिंग वनसेल्फ विद इनकरेजिंग फ्रेंड, मेंटर्स एंड सपोर्ट ग्रुप्स फॉस्टर मोटिवेशन एंड इमोशनल ग्रोथ। फिर यहाँ पे सेट रियलिस्टिक गोल्स, मतलब जरूरी नहीं है आप बहुत हाई फाई गोल्स बनाएं, रियलिस्टिक गोल्स बनाएंगे उससे भी आपका फियर ऑफ फेलियर कम होगा। ब्रेक बिग ऑब्जेक्टिव इनटू स्मॉलर अचीवेबल टास्क टू रिड्यूस प्रेशर एंड बिल्ड कॉन्फिडेंस। आप जैसे छोटे छोटे टास्क अचीव करते जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता जाएगा। फिर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, मैनेजिंग फाइनेंसेस वाइजली, हैविंग बैकअप प्लान्स, रिड्यूसिंग unnecessary risk, ease financial anxiety related to failure। फिर उसके बाद डेवलप resilience, learn from past failure, adopt strategies and move forward with a stronger determination। फिर आता है स्किल डेवलपमेंट, आप गेन करिए नॉलेज, स्किल्स, इंप्रूविंग स्किल्स, कंटिन्यूअस लर्निंग, इनहेंस करेगा कॉम्पिटेंस एंड कॉन्फिडेंस इन ओवरकमिंग चैलेंजेस। उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट हो गया आपका, कैलकुलेटेड रिस्क हमेशा लेना है, प्रिपेयरिंग फॉर सेटबैक्स रिड्यूसेस अनसर्टेनिटी एंड इंक्रीजेस सक्सेस रेट्स। प्रिपेयर करना है थॉरली, प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए, रिसर्च होनी चाहिए, प्रैक्टिस रिड्यूस uncertainties and improve confidence। Overcoming fear of failure requires self-awareness, resilience, a proactive approach by shifting perspective and taking a small consistent step. Individual can build confidence, embrace challenges and achieve personal and professional success। Language काफी अच्छी है, आप सीधे सीधे अपने आंसर्स में इसे लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको बताना है कैसे कैसे हम, आपके दिमाग में जो भी आ रहा है ये मैंने आपको बता दिया, आप जो एक्स्ट्रा पॉइंट चाहे ऐड कर सकते हैं, वैसे मैंने 11 पॉइंट यहाँ पे बता दिए हैं। फिर आता है केस स्टडी, केस स्टडी आपको 2 मिलेंगी और याद रखिएगा यहाँ पे आंसर आपको 30 शब्दों में देना है। बहुत अच्छी अच्छी एकेडमी है जिनकी नोट्स में मतलब प्रॉपर एक एक पन्ने का आंसर लिखा हुआ है, उतना तो आपको चाहिए ही नहीं, पूरा सा बुक थोड़ी ना पढ़नी है, आपको 30 शब्दों में आंसर देना है। तो इसलिए याद रखिएगा आपको प्रैक्टिस जो करनी है वो 30 वर्ड्स में ही करनी है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन पूछा गया था, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट आवर मार्केटर हैज टू टेक इन द एरिया ऑफ प्रोडक्ट इज रिस्पेक्ट टू ब्रांडिंग। ब्रांडिंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन था। He has to decide whether the film's product will be marketed under a brand name or a generic name. Generic name refers to the name of the whole class of the product. For example, a book, a wristwatch, tire, camera, toilet, soap, etc. We know that a camera is a lens surrounded by a plastic or steel from all sides and having certain other features such as flash gun and so on. Similarly, book is a bunch of papers which are in a bound form on which some useful information about a subject is printed. Thus, all product having these characteristics would be called by the generic name such as camera or book. याद रखिएगा आपको जो यहाँ पे 2 केस स्टडी मिलेंगी, तो एक केस स्टडी जो है वो ऐसी दी जाती है जहाँ पे आपको दिमाग लगाना है कि कैसे आंसर करेंगे। एक जो है वो ऐसी है जो आपको जितना आपने पढ़ा है 4 यूनिट में उससे रिलेटेड आपको फिर आंसर देने पड़ेंगे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज ब्रांड, क्लैरिफाई। अब देखिए यहाँ पे ब्रांड की डेफिनेशन नहीं दी हुई है, लेकिन हाँ आपने ब्रांडिंग वगैरह पहले से पढ़ा हुआ है, वही चीज आप यहाँ पे लिखेंगे। ब्रांड इज कंपनी सेंस encompassing its identity, reputation, value, it's derived via their product. It is a marketer that it is a marker that distinguishes company's product with those of competitor. एग्जाम्पल आपने लिख दिया यहाँ पे नाइकी, प्यूमा, एप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, जैसे ब्रांड आ गया, गुड ब्रांड की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब आपको केस स्टडी में नहीं दिया हुआ है, ये सब आपको पता होना चाहिए जो आपने पहले पढ़ रखा है। दूसरी वाली जो केस स्टडी है वो आपको उससे ही पढ़कर समझकर फिर अपना लॉजिकल दिमाग लगाना है। आपने बता दिया कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, एक तो डिस्टिंक्टिवनेस होना चाहिए, मतलब उसका चाहे वो टेक की बात करें, टेस्ट की बात करें, सर्विस की बात करें, वो क्या होना चाहिए, डिस्टिंक्टिव होना चाहिए। कोका कोला हो गया, एप्पल हो गया। कॉम्पिटिटिवनेस उसमें होनी चाहिए, जैसे कैप्चरिंग मार्केट एंड एट टाइम्स बीइंग लीडर। उसके बाद इनोवेशन, कंसिस्टेंट क्वालिटी अपग्रेडेशन। एप्पल आप देख रहे हैं लगातार आपका क्या करता रहता है, यहाँ पे टेक जो है आपका इनोवेशन लाता रहता है, ठीक है। ये अपग्रेडेशन होना चाहिए आपके क्वालिटी में। फिर क्लियर कम्युनिकेशन ऑफ व्हाट द ब्रांड इज, एक पूरा क्लियर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ब्रांड एक्चुअली में देना क्या चाहता है आपको, किस चीज पे फोकस करता है।
फिर आता है टारगेट ऑडियंस। टारगेट ऑडियंस फिक्स होती है, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स है अच्छे ब्रांड की कि टारगेट ऑडियंस फिक्स होती है। जैसे रोलेक्स, जरूरी नहीं है सबके लिए बनाया जाए, ब्रांड का मतलब ये कि हम अपनी टारगेट ऑडियंस लेकर चल रहे हैं। ये हो गई कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर ब्रांड वैल्यू जो है आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? ब्रांड वैल्यू है रेफर्स टू द मॉनेटरी वर्थ ऑफ अ ब्रांड if capitalized via selling, leasing or sponsoring. This is calculated by the demand of a brand possesses via its customer base. Example, Apple, Samsung are high value brand. तो ब्रांड वैल्यू क्या है इसकी? मॉनेटरी वैल्यू है, मॉनेटरी वर्थ है, जो कि कैसे अब हमें पता चलती है? उसकी डिमांड कितनी है कस्टमर के बीच, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है डिफरेंस बिटवीन ब्रांड नेम एंड ब्रांड सिंबल। देखिए बहुत अलग तरीके भी हो सकते हैं किसी एक केस स्टडी को बताने के। 30 वर्ड्स में ही आप ये वाला आंसर देखेंगे कि आपने ब्रांड नेम बताया, ये वर्बल रिप्रेजेंटेशन है होल्डिंग अ फ्रेज और अ वर्ड, वेयर ब्रांड सिंबल जो है विजुअल रिप्रेजेंटेशन इन द फॉर्म ऑफ लोगो एंड एनी डिजाइन। और आप ऐसे करके फिर उसको नेम के सामने नाइकी और एप्पल, सिंबल के सामने आपने बता दिया। ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव तरीका है केस स्टडी को सॉल्व करने का, और आंसर में भी आप ऐसे कर सकते हैं, है ना। तो कुछ इनोवेशन जरूर अपने आंसर्स में आप दिखाइएगा जिससे आपको ज्यादा नंबर मिले दूसरों के कंपैरिजन में। तो ये आप बड़ा अच्छे से देख सकते हैं कि ऐसा आप कुछ कर सकते हैं अपने आंसर्स में, तो ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। फिर आता है हाउ डज अ ब्रांड become a trademark। तो फिर brand become a trademark when distinctive element related to brand such as logo, slogan, name is registered with the competent authority like IPR authority। जैसे पेप्सिको का ट्रेडमार्क है लेज, है ना। आपने यहाँ पे लोगो जो है, लोगो का ब्रैकेट में बता दिया, स्लोगन है, स्लोगो एलजी का हो गया लाइफ्स गुड, नेम हो गया जैसे स्टारबक्स जिनका ट्रेडमार्क है। तो आप ऐसे एग्जाम्पल भी बीच बीच में दे सकते हैं ज्यादा अच्छे से बताने के लिए। केस स्टडी में याद रखिएगा, केस स्टडी में आपको एग्जाम्पल जरूर देने हैं, है ना, एग्जाम्पल जरूर देने हैं, ये याद रखना है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। फिर आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम इज सिलेक्टेड बाय द फर्म फॉर द ब्रांड शुड बी ड्यूरेबल दैट इज एवरग्रीन। इसको एक्सप्लेन करिए क्यों एवरग्रीन होना चाहिए। नेम ऑफ अ ब्रांड शुड बी ड्यूरेबल एज इट एक्ट्स एज अ मार्केटिंग एसेट, इट प्रोवाइड्स इंडस्ट्री नॉलेज और वाइटल कनेक्शन, मेकिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन। एग्जाम्पल हो गया आपका वुडलैंड, नॉन ड्यूरेबल नेम है, जैसे आपका हो गया पॉइजन हो गया, बर्न हो गया, तो नॉन ड्यूरेबल नेम नहीं होने चाहिए। आपने बता दिया क्यों होना चाहिए, क्योंकि ये मार्केटिंग आपका एसेट है, ब्रांड नेम, है ना। इसीलिए ये कंपनी जो इंडस्ट्री है उसका नॉलेज और वाइटल कनेक्शन, मेकिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशन, जितना अच्छा ब्रांड नेम होगा उतना अच्छा कनेक्शन होगा कस्टमर के साथ। फिर आता है यहाँ पे देखिए सारे जो आपके यहाँ पे मैंने लिखे हैं आंसर वो 30 वर्ड्स में है ना। तो आप ऐसे ही प्रैक्टिस करिएगा आंसर्स लिखने की। ये आपके स्टार्ट होगी यहाँ पे दूसरी केस स्टडी। दूसरी केस स्टडी में आप देखेंगे थोड़ा लॉजिकल आपको आंसर देना पड़ेगा और 30 शब्दों में ही देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, यू आर वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, टुडे यू गेट इंफॉर्मेशन from one affiliated college that a question paper of BA first year of English has been probably leaked। याद रखिएगा यहाँ पे probably यूज किया गया है, ठीक है, which is conducted by the university examination। This information is also being circulated by the different social media and TV channels। This is indicated that a question paper leak can be a significant contradiction of the university students on their academic performance and psychological impact as well as public trust in the university system। The responsibility to maintain credit and decorum of the university depends on you। उसके बाद before starting the examination some of the student organizations are also demanding to postpone the examination। तो यहाँ पे आपको जब आंसर लिखेंगे तो हर एक चीज दिमाग में रखनी है कि यहाँ पे शायद है, चांसेस हैं कि पेपर लीक हुआ है, सर्कुलेट हो गया है सोशल मीडिया में। उसके अलावा आपका जो काम है कि आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्रेडिट और उसका डिकोरम मेंटेन करना है यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पोस्टपोन करने के लिए क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये सारा आपको इंक्लूड करना है जब आप अपने आंसर में लिखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन पहला पूछा गया, इफ द क्वेश्चन पेपर हैज बीन लीक देन व्हाट आर इट्स रीजन। रीजन क्या है, तो नॉर्मल सी बात है किस कारणों से क्वेश्चन पेपर लीक होते हैं। आप बताएंगे रीजन फॉर क्वेश्चन पेपर लीक आर, पहला तो इन्वॉल्वमेंट ऑफ एग्जाम माफिया,
दूसरा कॉम्प्रोमाइज यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट और स्टाफ इंस्टीट्यूटिंग करप्शन, उसके बाद लोकल पॉलिटिशियन नेक्सस फॉर फैमिली ऑफ फ्यू स्टूडेंट्स गेन। तो यहाँ पे मेन रीजन आप बता देंगे, 30 वर्ड्स में लिखना है तो उतना ही आप बताएंगे, ज्यादा डिटेलिंग में जाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बताएंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, कैन द क्वेश्चन पेपर लीक इंफॉर्मेशन विच इज बीइंग सर्कुलेटेड इन सोशल मीडिया बी ट्रस्टवर्दी। आपको भी पता है सोशल मीडिया में ट्रस्टवर्दी तो हो नहीं सकती। आंसर कैसे लिखेंगे आप, नो इट कांट बी ट्रस्टेड ब्लाइंडली। सोशल मीडिया ऑफन एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, है ना, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन में हम सोशल मीडिया को काउंट करते हैं, लेकिन ये क्या करता है, डिस्टॉर्शन मल्टीप्लाई विद एवरी पोस्ट एंड रीपोस्ट। इट शुड बी वेरीफाइड फ्रॉम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और सोर्स बिफोर ट्रस्टिंग ऑन इट, ठीक है। तो पहले ट्रस्ट करने से पहले हमें कॉम्पिटेंस जो आपकी अथॉरिटी है उससे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे कंफर्म करना पड़ेगा। फिर क्वेश्चन तीसरा हो गया, हैज द क्वेश्चन पेपर बीन लीक्ड और नॉट, व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन। पहला, हुआ है कि नहीं हुआ है, दूसरा अगर हुआ है तो क्वेश्चन हमें क्या एक्शन लेना है। तो आप बताएंगे एक्शन कौन से लेने हैं। पहला, फर्स्ट लुक फॉर द कंफर्मेशन इफ द पेपर हैज लीक्ड और नॉट, और ये यहाँ पे हो जाएगा, और कन्वे द सेम टू द प्रॉपर चैनल सच एज न्यूज़पेपर और यहाँ पे प्रेस। अगर हुआ है तो आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू क्या करना है, कन्वे करना है। दूसरा, कैंसिल करना है एग्जाम या पोस्टपोन करना है इफ इट लीक्ड एंड कंप्लेन करना है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन। आपका यहाँ पे ऑल्सो सेटअप करना है कमिटी टू एग्जामिन एंड इंक्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, कंप्लेन करना है, उसके अलावा एक कमिटी भी इस्टेब्लिश करनी है एग्जामिन करने के लिए सिचुएशन की, कैसे हुआ, क्यों हुआ। उसके बाद, टेक द प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट इन कॉन्फिडेंट ऑफ नो पेपर बीइंग लीक्ड एंड सेट अप कंप्लेन ऑन दोज हु स्प्रेड दीज रूमर्स। आपको स्टूडेंट जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेना, उन्हें बताना है कि नहीं कोई पेपर लीक नहीं हुआ है और जो ज्यादा रूमर्स फैला रहा है उनके अगेंस्ट कंप्लेन करना है, ठीक है। तो ये हो गया, अगर लीक हुआ है, अगर पेपर लीक हुआ है कि नहीं आपको बताना है, अगर लीक हुआ है तो आपको ये स्टेप्स लेना है, ठीक है। अगर व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन, ठीक है। फिर उसके बाद हो गया आपका, फॉर दीज इंसिडेंट नॉट टू बी रिपीटेड और इनकर्ड इन द फ्यूचर व्हाट इंपॉर्टेंट सजेशंस कैन बी प्रपोज्ड। पहला आपको बताना है स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने चाहिए, जैसा पेट्रोल स्क्वाड हो गया, फ्लाइंग स्क्वाड हो गया। उसके बाद स्ट्रिक्ट पनिशमेंट होनी चाहिए, नेमिंग एंड शेमिंग ऑफ स्ट्रीटर्स who do it repeatedly। फिर उसके बाद गेन पॉलिटिशियन सपोर्ट एंड विल टू ब्रेक द लोकल नेक्सस। यहाँ पे लोकल पॉलिटिशियन का सपोर्ट होना चाहिए जिससे हम लोकल नेक्सस जो है उसको ब्रेक कर सकें, ठीक है। फिर यहाँ पे पांचवा, देखिए जो आपका आंसर्स है वो मैंने लिमिटेड मतलब वर्ड्स में इसलिए भी दिया है क्योंकि आपको सिर्फ 30 वर्ड्स वहां पे लिखने हैं। अभी आपके ऊपर है कि आप कैसे पॉइंट लिखना चाहते हैं। अगर आपसे यहाँ पूछा जाता है कि कौन कौन से आप सजेशन देंगे तो सीधी बात है आप पॉइंट में बताएंगे। अगर यहाँ पे पूछा गया जैसे कि पेपर लीक हुआ कि नहीं हुआ, उसको आप बताएंगे पॉइंट में कि हुआ है तो ऐसा करेंगे, नहीं हुआ तो ऐसा करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन याद रखिएगा, जब हम शुरू में चालू करते हैं, जैसे आपका ये हो गया केस स्टडी, उसके बाद में आपका सीधे क्वेश्चन चालू हो जाता है। तो इसके लिए आपको इंट्रोडक्शन कि इसमें कौन कौन से एथिकल वैल्यूज इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर्स है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि सीधे सीधे आपका क्वेश्चन चालू हो जाता है। आपको क्या करना है, जितनी लाइनें दी हुई हैं उसमें अपना आंसर लिखना है ना, ज्यादा बड़ा नहीं बनाना है क्योंकि आप फिर पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे हो गया, ये हो गया आंसर। फिर हो गया, शुड द रिपीटेड स्टार्टेड एग्जामिनेशन बी स्टॉप्ड इन बिटवीन, जो चल रहे हैं उसको स्टॉप करना है कि नहीं करना है। तो फिर यहाँ आंसर हो गया, नो दोज एग्जाम्स विच ऑलरेडी स्टार्टेड नीड टू बी कैरिड ऑन। इन द मीन टाइम लुक फॉर लीक्स एंड आफ्टरवर्ड विद डिटेल्स कन्वे द सेम वाया कॉम्पिटेंट सोर्सेज ऑफ एक्शन टू बी टेकन। उसके बाद फिर आप एक्शन लेंगे, ठीक है। और जो चल रहे हैं उनको बीच में नहीं रोक के आप उनको चलने दीजिए। बीच में हमने बता ही दिया कि जो प्रोटेस्ट करना है स्टूडेंट्स उनको अपने किस में लेना है, कॉन्फिडेंस में लेना है। फिर 6th क्वेश्चन हो गया, इफ द क्वेश्चन पेपर हैज बीन लीक्ड then how and on which ground may the decision of postponement of examination be revised। अगर यहाँ पे लीक हुआ है तो how and which ground may the decision of postponement of examination be revised। पहला, in case of paper leak committee to be set up to look and inquire into the issue in a time bound manner। हमें टाइम बाउंड मैनर में बताना है
कमेटी को मतलब सेट करना है और उसे टाइम बाउंड मैनर में बताना पड़ेगा, अपना डिसीजन इंक्वायर करना पड़ेगा पूरा इशू। दूसरा, न्यू डेट्स शुड बी अनाउंस एज सून एज पॉसिबल जस्ट आफ्टर रिपोर्ट। जैसे ही रिपोर्ट आती है आप न्यू डेट अनाउंस करिए। यहाँ पे याद रखिएगा, अगर क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है तो हम किस ग्राउंड पर और कैसे, हाउ, ऑन एंड ऑन विच ग्राउंड डिसीजन लेंगे पोस्टपोन का। तो पहला कैसे लेंगे, पहले तो हम कमेटी बनाएंगे, उसको बोलेंगे कि आप जल्दी से जल्दी एक टाइम बाउंड मैनर में अपना डिसीजन दीजिए, इंक्वायर करिए पूरी सिचुएशन। जैसे वो रिपोर्ट दे देगी तो हम नई डेट अनाउंस करेंगे, ठीक है। उसके बाद कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर लेंगे, शुड बी अंडरटेकन विद रिस्पेक्ट टू स्टूडेंट्स के साथ जो भी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं हम उनको लेंगे। जैसे कि शुरू में बताया गया था कि साइकोलॉजिकल उनके ऊपर प्रेशर है, उसके अलावा डिकोरम आपको मेंटेन करके रखना है, क्रेडिट मेंटेन करके रखना है यूनिवर्सिटी का। तो वो सारी चीजें भी आपको फिर दिमाग में रखनी है आंसर लिखते टाइम, ठीक है। तो ये हमारे 6 आंसर इसके कंप्लीट हो गए। 6 क्वेश्चन है दोनों के स्टडी में। याद रखिएगा, यहाँ पे आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जो आपकी पीडीएफ है वो कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम में मिलेगी। टेलीग्राम में ब्राह्मी एकेडमी के चैनल पर, ठीक है। ब्राह्मी एकेडमी के नाम से आपको टेलीग्राम चैनल मिलेगा, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। जितने आपके नए टॉपिक हैं वो सब हम अच्छे से बहुत डिस्कस करेंगे। आपके एंटरप्रेन्योरशिप वाला भी जो पोर्शन है वो मैं बहुत अच्छे से आपको डील करवाऊंगी। तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।